सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का 11th चैप्टर जिसका नाम है लाइट। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। आपने देखा होगा कि रूम के अंदर अगर बहुत पतला सा कोई जगह खुली है या कोई होल है तो वहां से सनलाइट अंदर आ जाती है। तो वो सनलाइट जब रूम के अंदर एंटर करती है तो एक बीम जैसी आपको देखने को मिलती है। अब आप कहोगे ये बीम क्या है? देखो, दो चीज होती है। एक तो रे होती है यानी किरण, जैसे ये एक पतली सी लाइट की जो लाइन है इसको हम रे कहते हैं। जब ढेर सारी रे एक साथ मिलती हैं तो वो बीम बनाती हैं, जिसको हिंदी में हम किरणें कहते हैं। यानी सूरज की किरणें आ रही हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से ढेर सारी रेज मिलके आपकी बीम बनाती हैं। तो अगर रूम के अंदर कहीं थोड़ी सी जगह खुली रहेगी और वहां से सनलाइट आएगी तो सन की बीम आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये बीम या रे कभी दिखती है कभी नहीं भी दिखती। अब कब दिखेगी कब नहीं दिखेगी आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बाकी हम यहाँ उन बीम्स की बात कर रहे हैं जो कि जनरली आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आपको लाइट का एक रास्ता बनता हुआ दिखेगा कि अच्छा ये देखो लाइट यहाँ से इस लाइन में चलते हुए आ रही है रूम के अंदर। इसी तरह से आपने बीम ऑफ लाइट देखी होगी फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर्स, बाइक स्कूटर वगैरह से जो लाइट निकलती है वो आपने देखा होगा। इस तरह कार हो गया, इंजन ऑफ ट्रेन हो गया। तो रेल इंजन की आपको यहाँ इमेज भी बनी हुई है कि यहाँ देखो ऊपर लाइट लगी है और ये इस तरह से लाइट की बीम निकल रही है। यहाँ भी लाइट है, यहाँ से बीम निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। तो टॉर्च से भी इसी तरीके से लाइट की बीम आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर ट्रेन में ये लाइट लगी है, यहाँ से ये रोशनी ऐसे निकल रही है, रोशनी की एक बीम निकल रही है। इसी तरह कोई बंदा टॉर्च ऑन किया है तो यहाँ से ऐसे लाइट की बीम निकल रही है। फिर ये कोई रूम है, यहाँ एक खिड़की टाइप का लगा हुआ है, यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो देख रहे हो ये पूरी लाइन आपको रोशनी की दिखाई पड़ रही है कि जैसे रोशनी पूरा एक रास्ता बनाते हुए आ रही है। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। तो कोस्टल एरियाज के अंदर जो लाइट हाउस वगैरह होते हैं या एयरपोर्ट में जो टावर होते हैं वहां भी लाइट लगी होती है, वहां से भी लाइट की बीम आपने हो सकता है देखा हो। ये देखो इसी तरीके से आपका लाइट हाउस होता है और यहाँ बड़ी सी लाइट लगी होती है और यहाँ से लाइट की बीम निकल रही है। तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व किया ही होगा आपने। वॉट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? तो ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, ये जो चीजें आपने देखी हैं, इस तरह की जो बीम देखी है, ये क्या सजेस्ट करती, क्या बात समझ में आई आपको? तो अगर ध्यान दोगे तो एक बात समझ में आएगी कि जो लाइट की बीम है वो बिल्कुल सीधे चल रही है। जैसे मैं यहाँ पर टॉर्च बनाऊं तो टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो कैसे निकलती है, ऐसे सीधे जाती है या फिर ऐसे जाएगी? तो ये भी सीधा ही हुआ, यानी कि स्ट्रेट लाइन में सामने की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, लेकिन जाएगी स्ट्रेट। लाइट ऐसे तो नहीं निकलती कि यहाँ से निकली, सोचा थोड़ा इधर से घूम के आते हैं, यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, यहाँ निकल के ऐसे चली गई, यहाँ से निकल के पीछे चली गई। तो कैसा आपको देखने को मिलता है? इस तरह से लाइट निकलती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे तो नहीं निकलती। तो ये चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, ये बात समझ में आई होगी आपको कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हमारा पहला टॉपिक भी यही है। 11.1 लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Bujo recalls an activity performed in class 6. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. तो क्लास 6 में एक एक्टिविटी की होगी कि स्ट्रेट पाइप से एक जलती हुई कैंडल को देखा जा रहा है, यानी उसकी जो फ्लेम है, जो आग है, और फिर बेंड वाले पाइप, ऐसा पाइप जो मुड़ा है, उससे देखा जा रहा है। तो स्ट्रेट वाले पाइप से जब देखोगे तो आपको फ्लेम दिख जाएगी, बेंड वाले पाइप से देखोगे तो नहीं दिखेगी। तो बूझो को जो है कैंडल फ्लेम नहीं दिख रही है बेंड पाइप से। सवाल ये क्यों नहीं दिख रही है? इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पाइप स्ट्रेट होगा तो सीधी चली जाएगी। जैसे यही देखो इमेज यहाँ बनी है, यहाँ से फ्लेम निकलेगी सीधे आंख में चली जाएगी। लेकिन बी वाले केस में ऐसे निकलेगी तो आगे नहीं जा पाएगी। इसको मैं थोड़ा सा अगर बना के आपको दिखाऊं, ये पाइप है, ये बूझो की आईज है, ये कैंडल की फ्लेम है। तो कैंडल फ्लेम से जो लाइट निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू होते हुए बूझो की आंखों तक चली जाएगी। और क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ाया है कि हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट या तो डायरेक्ट निकल रही हो या फिर कहीं से लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही हो फिर हमारी आंखों में जा रही हो, तभी हम उसको देख पाते हैं। अभी मैं आपको फिर समझा दूंगा, पहले इसको देख लो। दूसरे केस में देखो, फ्लेम से लाइट निकलेगी और ये जाकर ऐसे यहाँ टकरा जाएगी, बस यहीं रुक जाएगी, आगे न जा पाएगी। अगर लाइट स्ट्रेट ना चलती तो अपना घूम के इधर से जाके इसकी आंख तक पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, जो चीज मैं आपको बता रहा था कि किसी भी चीज को हम देख कब पाते हैं, जैसे मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है किसी रूम के अंदर और लाइट नहीं जल रही, अंधेरा है, तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बॉक्स से कोई लाइट नहीं निकल रही है। और हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों में जाती है। तो इस बॉक्स को देखने के लिए हमने यहाँ एक लाइट जला दी। अब इसकी वजह से कमरे में रोशनी हो गई, तो जो भी चीजें कमरे में रखी होंगी वो हमको दिखाई पड़ेंगी। तो ये जो हमने बल्ब वगैरह जो भी लगाया है, यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो हमारी डायरेक्ट आंखों में जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्टली इस बल्ब को देख सकते हैं। लेकिन ये बॉक्स डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, इसके लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट हमने जलाया तो होता ये है कि लाइट इस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकरा के फिर हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। क्या यहाँ पर ये चीज रखी हुई है।
अगर मान लो हम यहाँ पर कोई ऐसी दीवार खड़ी कर दें या कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे लाइट पार ना हो सके, तो लाइट जलती भी होगी तो भी ये बॉक्स हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि बल्ब से लाइट निकल के इस ऑब्जेक्ट पे टकरा तो रही है लेकिन इसके बाद हमारी आंखों तक नहीं जा पा रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये चीज़ याद रखना कि लाइट उस पर पड़े और पड़ के हमारी आंखों में जाए, तभी हम उसको देख पाते हैं। और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये 2 पॉइंट बड़े ही बेसिक हैं जो कि क्लास 6 में भी आपने सीखा है। तो ये जो एक्टिविटी हमने पाइप से की, स्ट्रेट पाइप और बेंड पाइप का यूज़ करके, ये हमको ये दिखाती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? तो भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या लाइट का हम पाथ चेंज कर सकते हैं, उसका रास्ता बदल सकते हैं? तो आंसर है यस। तो मेन क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है कि कैसे हम लाइट के पाथ को चेंज करेंगे। क्लास 6 में पढ़ा है आपने, एक आइडिया लिया है, यहाँ डिटेल में समझेंगे। डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस? क्या आप जानते हो कि क्या होता है जब लाइट किसी पॉलिश या चमकती हुई सरफेस हो, वहां पर लाइट फॉल करती है, वहां पर लाइट पड़ती है, तो क्या होता है? तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो 11.2 वाला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। देखो, लाइट के डायरेक्शन को बदलने के कई तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है हमारा, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, कि हमको क्या करना पड़ेगा कि लाइट को किसी शाइनी सरफेस, ऐसी सरफेस जो चमकती हो, उस पर लाइट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्टील की प्लेट है, उस पर लाइट पड़ेगी, या स्टेनलेस स्टील का स्पून है, उस पर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से वाटर की जो सरफेस है वो भी मिरर की तरह काम कर सकती है। देखो, मिरर तो लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है, क्लास 6 में हमने देखा है, लेकिन ये जो शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, यहाँ तक कि जो वाटर है उसकी सरफेस भी मिरर की तरह काम करती है। यानी वो भी क्या करती है? चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? क्या ट्री और बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आपने वाटर में देखा है, उसकी परछाई बनते हुए देखा है? ये देखो, आपको ये इमेज दी हुई है, यहाँ ऊपर ट्री वगैरह है और उसी की इमेज यहाँ पर नीचे बन रही है, परछाई यहाँ पर बन रही है। तो ये कैसे बनता है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लाइट इस बॉल पे पड़ रही है और पड़ने के बाद हर तरफ फैल रही है। तो जो बंदा उधर बैठा होगा उसको दिखाई पड़ जाएगी, इधर उधर चारों तरफ कहीं पर भी कोई बैठा होगा तो उसको दिख जाएगी, क्योंकि लाइट हर तरफ जा रही है। तो ऐसे ही कुछ लाइट इस पे टकरा के हमारी आंखों तक आ रही है, इसीलिए ये जो बॉल है वो हमको दिखाई पड़ रही है। अभी देखो, साइड में मिरर है, अगर मिरर ना होता तो क्या होता भाई, लाइट इस पे टकरा के जो इधर जाती अपना निकल जाती। लेकिन मिरर की वजह से ये हो रहा है कि लाइट इस पे पड़ने के बाद जो इस तरफ जा रही है वो इस मिरर से टकरा के फिर से हमारी आंखों की तरफ आ रही है। अच्छा, टकराने के बाद इधर उधर सब जगह जा रही है, लेकिन कुछ लाइट इस तरफ भी आ रही है जो कि डायरेक्ट हमारी आंखों में, या कह सकता हूँ कि कैमरे के अंदर जा रही है, क्योंकि आप कैमरे के थ्रू देख रहे हो। तो जो लाइट हमारे आंखों में जा रही है उसकी वजह से हमको यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये भी समझ लो कि लाइट जहां से आते हुए दिखाई पड़ेगी, हमको लगेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जैसे जब लाइट इस पे पड़ के डायरेक्ट हमारी आंखों में आ रही थी तो हमको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो कि हकीकत में यहीं पर है। लेकिन जो लाइट मिरर से टकरा कर हमारी आंखों में आ रही है तो हमको देखने से लग रहा है कि ये इधर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी एक बॉल है, जबकि हकीकत में यहाँ मिरर के पीछे कोई बॉल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर यहाँ पीछे की तरफ कोई बॉल रखी हुई है, क्योंकि वही लाइट जो यहाँ पर पड़ के इस तरफ गई टकरा के, वो हमारी आंखों तक आ रही है, इसीलिए हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसीलिए आपको ये 2 बॉल्स दिख रही हैं, एक तो डायरेक्ट जो लाइट यहाँ पर सीधे आ रही है, दूसरा जो मिरर से टकरा कर हमको हमारी आंखों में आ रही है, उसकी वजह से हमको यहाँ भी एक बॉल दिख रही है। अगर मैं इस बॉल को छुपा भी दूं, जैसे चलो मैंने यहाँ पर ये ऐसे एक बुक लगा दी, फिर भी आप देख सकते हो मिरर के अंदर हमको बॉल दिख रही है, क्योंकि इस बुक को लगाने की वजह से जो डायरेक्ट लाइट रे बॉल से आ रही थी वो तो नहीं दिख रही है, लेकिन वो जो मिरर से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंच रही है उसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस हो वो मिरर की तरह काम कर सकती है। मिरर क्या काम करता है? लाइट के डायरेक्शन को बदल देता है, तो ये भी बदल सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर? अच्छा, मिरर पे जब लाइट फॉल होती है तो क्या होता है? तो आपने क्लास 6 में सीखा है कि जो मिरर है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब लाइट उस पर पड़ती है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है मिरर के द्वारा, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आंसर यहाँ से लिख देना, अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो डिफिनेशन आपके बुक में लिखी है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ मिरर ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, अभी हमने देखा है पॉलिश शाइनी सरफेस भी रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ तक कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट से भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो डिटेल्ड आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लिखी है उसी को आप लिख लेना, मैं अलग से कोई डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए और बहुत सारी चीज़ों की आपको जानने की ज़रूरत है जो कि आपको भी नहीं पढ़ाया गया। आपके लेवल के हिसाब से ये डिफिनेशन ठीक है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर? तो क्या आप याद कर पा रहे हो कि एक्टिविटी की थी आपने क्लास 6 में, जहाँ पर टॉर्च से निकलने वाली लाइट किस तरह से मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट करती, वो आपने देखा होगा।
चलिए ऐसी ही एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर इमेज दी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ लायन एंड रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र इन विच द रैबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। तो पंचतंत्र के अंदर आपने खरगोश और शेर वाली एक कहानी पढ़ी होगी। अब पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, बस मेन चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि खरगोश आके शेर से कहता है कि एक और शेर है जंगल के अंदर। तो शेर गुस्सा आ जाता है, कहाँ पर है, कौन मेरे जंगल के अंदर दूसरा शेर आ गया। तो कुएं के पास ले जाता है और कहता है इस कुएं के अंदर है। जब शेर उस कुएं के अंदर झांकता है तो उसको अपनी ही इमेज बनती हुई दिखती है, अपनी ही तस्वीर उस पानी के अंदर दिखती है। भाई पानी में देखोगे तो आपकी परछाई बनेगी कि नहीं, तो वही उसको दिखा। तो शेर को लगा कि यार वहां अंदर कोई दूसरा शेर है, तो उस पर हमला करने के लिए कूद गया। तो शेर को जो दिख रहा था वो हकीकत में पानी के अंदर कोई शेर नहीं था, वो खुद की ही उसकी इमेज थी। तो ये इमेज क्या दिखा रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉयन इन वाटर। लॉयन का जो रिफ्लेक्शन है वाटर के अंदर किस तरह से बनना है वो आप देख सकते हो। अब चलिए एक्टिविटी 11.1 करते हैं। आपको एक टॉर्च ले लेनी है। अब जैसे मेरे पास टॉर्च नहीं है तो मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट से ही एक्टिविटी करने वाला हूँ। देखो अगर साइंस आपको पता हो तो आप जुगाड़ लगा लेते हो। तो जैसे आपने टॉर्च ले ली, फिर इसका जो ग्लास वाला हिस्सा है यानी फ्रंट वाला जहां से रोशनी निकलती है उसको चार्ट पेपर से कवर कर देना है। विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5। कवर तो करना है लेकिन उसके अंदर पतली सी स्लिट्स बना देनी यानी कट लगा देना है जहां से थोड़ी थोड़ी लाइट जो है रेज के फॉर्म में बाहर निकले। तो यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। ये देखो हमारा कार्डबोर्ड है, इसमें यहाँ पर मैंने स्लिट्स बना दी है, पतला सा कट लगा दिया है ताकि एक पतली सी लाइट की जो रे है वही इससे पास हो सके। तो यहाँ 3 ठो इस तरह से बना दिया है। अब इसको मैं लाइट के सामने लगाऊंगा। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल लगा दिया है। इसकी फ्लैश लाइट से जब लाइट निकलेगी और इस स्लिट से पास होके इस मिरर जो सामने मैंने लगाया है मिरर से टकराएगी, तो फिर आप देखना क्या होगा यहाँ पर। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो ये फ्लैश लाइट से जो लाइट निकल रही है उस सामने हमने एक कार्डबोर्ड लगाया है, उसके अंदर 3 स्लिट्स बनाई है। तो उन स्लिट से पास होते हुए आगे की तरफ जा रही है। तो ये 3 रेज निकलते हुए आपको दिख रही होगी, ये जाके मिरर से टकरा रही है। अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर रोशनी है, इसलिए यहाँ एक कार्डबोर्ड लगा के मैं इधर से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देता हूँ ताकि आपको लाइट रेज क्लियरली दिख सके। तो ये देखो अब ब्लॉक हो गई है। अब यहाँ सही से आपको दिखेगा, देख सकते हो ये जो 3 लाइट रेज हैं ये टकरा के ऐसे ऐसे आ रही हैं। जैसे मैं ये वाली लाइट रे की बात करूँ तो ये देखो यहाँ टकरा रही है और टकरा के ऐसे आ जा रही है। दूसरी वाली देखो ऐसे यहाँ टकरा रही है और इस तरह से आ जा रही है। फिर ये जो तीसरी वाली लाइट रे है स्लिट से होते हुए ऐसे आके मिरर से टकरा रही है और टकरा के इस तरह से ये चली जा रही है। अच्छा ये हमने कैसे पहचाना कि कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट किसकी है? तो उसको समझने के लिए आप देखो एक स्लिट को मैं बंद कर देता हूँ, इसी कार्डबोर्ड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो तीसरी वाली देखो बंद हो गई। तो कौन सी लाइट रे छुपी? इधर से जो आ रही थी वही वाली ना। फिर से देखना कौन सी गायब हुई। अब 2 हमने बंद कर दी, सिर्फ पहली वाली ओपन की है। तो यहाँ से देख सकते हो ये लाइट रे गई, मिरर से टकराई और ऐसे आ गई। अब इसी एक लाइट रे से हम थोड़ा समझते हैं, 3 से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। देखो ये लाइट रे जो हमारी ये पेपर पे आपको दिख रही है, प्लेन मिरर के सामने कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसकी इमेज मिरर में बनेगी। तो ये जो आप लाइट रे देख रहे हो इसकी इमेज यहाँ अंदर बन रही है। ये जो ऐसे इधर जा रही है, ये मैंने क्लिप लगाया है ना, यहाँ साइड जो जा रही है ये आपकी इसकी इमेज है जो बन रही है। इसी तरह से ये टकरा के जो लाइट रे ऐसे आ रही है इसकी इमेज ये बन रही है, ये वाली, ये जो ऐसे जा रही है। अब तीनों केस में आप देख सकते हो ये जो लाइट रे जा रही है ये सीधे हमारी फ्लैश लाइट से निकल के आ रही है। ये वाली जो है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है। फिर ये जो पीछे आप देख रहे हो ये जो हमारी लाइट आ रही थी इसी की इमेज है। और ये जो ऐसे ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो जा रही है, ये वाली जो जा रही है, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर से टकरा के जा रही, इसकी इमेज ये बन रही है इधर। तो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है उसके आंसर हम देख लेते हैं। डज द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट? क्या मिरर लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, वो लाइट जो मिरर पे पड़ रही है? तो हमने देखा था कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आंसर लिखोगे यस। यहाँ ऊपर इमेज भी देख सकते हो, ये ऐसे स्लिट से यहाँ रोशनी निकली जो कि चार्ट पेपर पे नीचे बन रही है, टकरा के ये ऐसे चली जाएगी। फिर ये दूसरी वाली इस तरह से चली जाएगी, ये तीसरी वाली ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाई थी। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। अब टॉर्च को थोड़ा सा मूव कराते हैं। देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन है क्या वो चेंज हो रहा है कि नहीं? देखो इधर उधर हम कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि जितना मैं मिरर के बिल्कुल सीधाई में इसको ले आ रहा हूँ उतना ही जो लाइट हमारी मिरर से टकरा रही है और जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है वो उतनी ही एक दूसरे के करीब होती जा रही है। ये रे हमारी डायरेक्ट फ्लैश लाइट से आ रही है और ये आकर उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। इसके बीच में एंगल देखो कम बनना है ना। अगर मैं इसको और थोड़ा तिरछा ले जाऊँगा तो अब देखो ये एक ही लाइट रे से आप ऑब्जर्व करो,
यहाँ देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल इंक्रीज हो गया, और तिरछा ले जाऊंगा तो और ये इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं टॉर्च को मूव करा रहा हूँ उसी हिसाब से लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसी हिसाब से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? तो आपको मैंने दिखा दिया कि अगर हम टॉर्च को मूव करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट के जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। यानी इसको थोड़ा सा मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो मान लो यहाँ से ऐसे लाइट निकल रही है और सामने ये हमारा मिरर है। अगर लाइट ऐसे जाके टकरा रही है तो ये इस तरह से निकल जा रही है। अगर इस लाइट को थोड़ा सा मूव करा दें, चलो यहाँ पहुँचा दें, तो क्या हो रहा है, लाइट ऐसे जाके यहाँ टकरा रही है और ऐसे निकल जा रही है। यानी पहले एंगल ये बन रहा था, थोड़ा सा और तिरछा हमने कर दिया तो एंगल अब ये हो गया। फिर से अगर लाइट को थोड़ा सा और हम तिरछा कर दें तो यहाँ से देखोगे लाइट ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी। तो जो लाइट आ रही है टॉर्च से और टकरा के जो लाइट जा रही है रिफ्लेक्टेड वाली, उसके बीच में और एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको विजुअलाइज कराई है, दिखाई है। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। मेन चीज़ जो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर टॉर्च को हम मूव करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो पहले ये था, थोड़ा चेंज करा दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट का डायरेक्शन ये हो गया, फिर ये हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब पहली ये जानना चाहती है कि किस वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। जो थिंग्स विजिबल होती हैं, जो चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, क्या चीज़ है जो उनको मुमकिन बनाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, वही चीज़ देखो बूझो भी बता रहा है। थिंक दैट ऑब्जेक्ट आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आवर आइज। यानी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। डू यू एग्री विद हिम? क्या बूझो साहब एग्री हो? हाँ भाई, बूझो तो बड़ा समझदार हो गया, सही बात कह रहा है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब मिरर के अंदर देखो, क्या देखना है मिरर में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है, जैसे ये हमारी हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, इसी के अलोंग देखना है। अलोंग मतलब उसी लाइन में देखो मिरर के अंदर, यानी यहाँ ये और ये देखो। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? क्या मिरर के अंदर आपको स्लिट्स दिखाई पड़ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज भी आपने ऑब्जर्व कर ली कि मिरर के अंदर भी हमको स्लिट्स दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो ये क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। ये स्लिट्स की इमेज है। सिंपल सी बात है, मिरर के सामने जो भी चीज रखी होगी उसकी इमेज मिरर के अंदर दिखाई पड़ेगी। मिरर के सामने टॉर्च रखी है तो टॉर्च दिखाई पड़ रही है, स्लिट बनी हुई है तो स्लिट दिखाई पड़ रही है, जो रोशनी हमारी चार्ट पेपर में बन रही है मिरर के सामने उसकी इमेज बन रही है, फिर जो लाइट टकरा के मिरर से जा रही है उसकी रोशनी भी हमारे चार्ट पेपर बन रही है, जैसे ये वाली, तो इसकी भी इमेज बन रही है। हर चीज़ की इमेज बन रही है। सिंपल सी बात ये है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है, किस तरीके से प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, टकरा के वापस आती है। लेट अस प्ले अराउंड विद इमेजेस फॉर्म इन द मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। तो चलिए खेल खेल में कुछ और चीज़ें हम मिरर के बारे में जानते हैं। और ये सारा हम किसके बारे में बात करें, प्लेन मिरर के बारे में। ये बात ध्यान रखना। एक्टिविटी 11.2 क्वेश्चन, हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर। अब देखो यहाँ पर हम कैंडल का यूज़ करेंगे, कैंडल को जलाएंगे, तो इसको सावधानी से आपको हैंडल करना है। बेहतर तो ये है कि इस एक्टिविटी को आप टीचर की प्रेजेंस में करो। अगर स्कूल में कर रहे हो, घर में कर रहे हो, तो कोई बड़ा आपके घर का प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में आपने आग लगा दी। आपको क्या करना है, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने एक जलती हुई कैंडल को रख दो। अब उस कैंडल की फ्लेम को मिरर के अंदर देखने की कोशिश करो। आपको ऐसे लगेगा, इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसे लगेगा बिल्कुल ऐसी ही कैंडल मिरर के अंदर रखी गई हो। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। तो वो मिरर के अंदर आपको जो कैंडल दिख रही है, देखने ऐसे लग रहा है कि मिरर के अंदर पीछे की तरफ कोई कैंडल है। वो हकीकत में कोई कैंडल नहीं है, बल्कि जो कैंडल मिरर के सामने आपने रखी थी उसी की इमेज है। तो जो कैंडल खुद है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल मैंने रखा है। तो कैंडल या इसके अलावा कोई और भी चीज़, पेन, बॉल, बॉक्स, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम मिरर के सामने रखते हैं उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो कैंडल आपकी है मिरर के सामने रखी है, तो ये कैंडल हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और ये जो मिरर के अंदर आप देख रहे हो, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये हकीकत में कोई कैंडल नहीं है, इसी की इमेज अंदर बन रही है, तो इसको हम इमेज कहेंगे। सिंपल से ऐसे समझो, मिरर के सामने जो चीज़ रखी जाएगी वो ऑब्जेक्ट, और मिरर के अंदर, या अभी हम देखेंगे स्क्रीन पे भी हमको इमेज ऑब्टेन होती है। तो जो मिरर के अंदर या किसी स्क्रीन पे मिले वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। जैसे यहाँ पर ये इमेज बन रही है इस कैंडल की। अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में कुछ चीज़ें आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तो ये कि जो इमेज बन रही है यहाँ प्लेन मिरर के केस में, वो बिहाइंड द मिरर है। ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे यहाँ अंदर की तरफ बन रही है।
दूसरी बात आप देख सकते हो, इसका जो फ्लेम है, जैसे हमारा जो ये कैंडल है, जो ऑब्जेक्ट है, इसकी फ्लेम जो आग है वो ऊपर की तरफ है, तो जो इमेज बननी है उसमें भी जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है। यानी जैसे ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है उसी तरह से इमेज भी हमारी सीधी बननी है। तो अगर इमेज सीधी बने तो उसको हम कहेंगे इरेक्ट है ये। जैसे यहाँ इमेज इरेक्ट है। अभी ऐसी भी कंडीशन देखोगे जहाँ इमेज उल्टी बनती है। दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, इसका साइज देखो, दोनों का साइज बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है इमेज छोटी बन जाए, या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन जाए। प्लेन मिरर के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम होता है। किसी भी मिरर के सामने आप रख लो, चाहे वो मिरर छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ जो इमेज बनी है आप देख सकते हो, मिरर के सामने जो हमारा रखा है वो ऑब्जेक्ट है, और मिरर के अंदर जो कैंडल दिख रही है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। किसकी इमेज है? ऑब्जेक्ट की इमेज है। जो भी चीज़ मिरर के सामने रखोगे उसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब कैंडल को अगर मूव कराओगे तो क्या होगा? ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। हर केस में इमेज को ऑब्जर्व करो। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? क्या हर केस के अंदर जो इमेज है वो अपराइट है, यानी सीधी है? यानी कैंडल में जो चीज़ ऊपर की तरफ है वही उसकी इमेज में ऊपर की तरफ है। इस तरह जो चीज़ नीचे है उसकी इमेज में भी नीचे है क्या? ठीक है, तो यही बात कह रहा है, डिड द फ्लेम अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? क्या जो फ्लेम है, जो आग जल रही है, वो कैंडल के ऊपर की तरफ है इमेज में भी, जैसा कि ऑब्जेक्ट में है? भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसमें जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है कि नहीं? उसकी इमेज में भी जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है। यानी जो इमेज हमारी है वो सीधी बन रही है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हो रहा है। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं कि ये इमेज कैसी है? इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधी है। यानी यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट में फ्लेम ऊपर की तरफ है, इमेज में भी फ्लेम ऊपर की तरफ है, यानी बिल्कुल सीधी इमेज बन रही है। तो इस इमेज को हम क्या कहेंगे? ये इमेज इरेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है, इमेज इस तरह से बन जाए, यानी फ्लेम वाला हिस्सा देखो नीचे हो गया, तो इस इमेज को हम कहेंगे इनवर्टेड, यानी इमेज उल्टी बन गई है। तो प्लेन मिरर केस में आपने क्या देखा? इमेज इरेक्ट बननी, सीधी बननी है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हो रहा है। एन इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर के बारे में ये पॉइंट आप याद रखना कि यहाँ जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? एक तो इरेक्ट होती है, सीधी बनती है, और उसी साइज की बनती है जैसा कि ऑब्जेक्ट है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अब बूझो यहाँ कुछ बात कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज? कह रहा क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि मेरी जो इमेज है वो उसी साइज की है जिस साइज का मैं हूँ? यानी जितना बड़ा मैं हूँ उतनी ही बड़ी मेरी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। अब चाहे मिरर आप छोटा ले लो या बड़ा ले लो, भाई सिंपल सी बात है। छोटे मिरर में देखोगे तो क्या आप छोटे दिखाई पड़ोगे? क्या मिरर छोटा हो या बड़ा हो, जो इमेज बनेगी उसके अंदर, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। सिंपल सी बात है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब मिरर से पीछे एक स्क्रीन लगा दो। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। आप कोशिश करो कि वो जो कैंडल है उसकी इमेज उस स्क्रीन पे बन जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कैंडल को मैंने मिरर के सामने रखा है और मिरर से पीछे एक स्क्रीन लगा दी है। यहाँ देख सकते हो इस स्क्रीन पे इस कैंडल की कोई इमेज बन नहीं रही है। अगर इस स्क्रीन को मैं इधर साइड रख दूं तो इस केस में भी देख सकते हो इस स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बन रही है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि प्लेन मिरर के केस में स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं होती। तो आपने देखा कि स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही है। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? तो मिरर के सामने स्क्रीन लगा दो। क्या इमेज देखने को मिल रही है आपको? तो आपने देखा कि अभी भी इमेज नहीं बन रही है। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। तो चाहे स्क्रीन मिरर के पीछे लगा ले या मिरर के सामने लगा ले, दोनों ही केस के अंदर उस स्क्रीन पे हमको उस कैंडल की इमेज बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये हो गई एक बात। वॉट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? अब मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक और एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा, एक्टिविटी 11.3। तो ये हमारा चेस बोर्ड है। अब मिरर से काउंट करते हुए थर्ड स्क्वायर पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसकी बिल्कुल बाउंड्री पे ये मैंने एक शार्पनर रख दिया। इसकी इमेज आप देखोगे तो ये भी थर्ड वाली स्क्वायर की बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगी। यानी मिरर से जितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, मिरर से पीछे उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज बनेगी। मिरर के सामने थर्ड वाले स्क्वायर की बाउंड्री पे हमने ऑब्जेक्ट रखा और मिरर से पीछे थर्ड वाली स्क्वायर की बाउंड्री पे आपकी इमेज बन रही है। इसको अगर हम मूव करा दें, चलो एक स्क्वायर हम पीछे रख देते हैं, तो आप देख सकते हो इसकी इमेज भी खिसक गई। यानी ऑब्जेक्ट को जितना हम आगे या पीछे की तरफ मूव कराएंगे, इसकी इमेज भी उतना ही आगे पीछे मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वही दूरी मिरर और ऑब्जेक्ट की इमेज के बीच की होगी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्लेन मिरर के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने हमारा प्लेन मिरर लगा है। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया सारा चीज़।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो क्या कोई रिलेशन आपको दिखा कि भाई जैसे हमारा ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर उसकी इमेज बननी है, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो और मिरर और उसकी इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है इसके बीच कोई रिलेशन आपको समझ में आया। तो हमने देखा था दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो यही बात यहाँ लिखी, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, फ्रंट पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है मिरर से उतनी ही दूरी पे पीछे की तरफ बनेगी। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। तो कहीं भी रख के आप देख लो, यही चीज आपको पता चलेगी। पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। तो नोटबुक के अंदर कुछ चीजें पहली लिख रही है। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पहली बात उसने क्या लिखी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, मिरर के पीछे बनती है। दूसरी बात, इट इज इरेक्ट। इमेज कैसी बनती है? सीधे बनती है। ऑफ द सेम साइज, उसी साइज की होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई दी, आप समझ ही गए हो। 11.3 राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। जब प्लेन मिरर में अपनी इमेज को आप देखते हो तो क्या जैसे आप हो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको उसी तरह से दिखती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर। क्या आपने नोटिस किया कि एक इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस होता है आप में और आपकी इमेज में। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी 11.4 करनी पड़ेगी। आपको प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना है और अपनी इमेज को देखो। अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठाओ। विच हैंड डज योर इमेज राइज। आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, अपनी इमेज में देखो कौन सा हाथ ऊपर उठा। चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो मेरा ये जो थंब है वो किधर है, लेफ्ट साइड है कि नहीं। अब इसको मैं मिरर के सामने करता हूँ। यहाँ पर देखो जो इमेज बन रही है इसमें मेरा थंब किधर है, राइट साइड है कि नहीं। तो प्लेन मिरर यही करता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देता है। इसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। यानी इन्वर्ट तो हुआ है, उल्टा तो हुआ है, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर नहीं, बल्कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया। इमेज के अंदर ये जो हैंड ऊपर है ये राइट वाला है। इसके हिसाब से देखोगे तो ये तो राइट ही है ना। इसको आप ऐसे टच कर सकते हो कि आप खड़े हो और अपने सामने अपने किसी फ्रेंड को खड़ा कर लो। आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, अपने फ्रेंड से कहो कि तुम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, तो वो ये वाला हाथ ऊपर करेगा, उसका लेफ्ट इधर है। लेकिन मिरर के सामने जब खड़े होगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपकी जो इमेज मिरर में बनेगी वो अपना राइट हैंड ऊपर करेगी। तो यही सारी चीज़ें करनी है। अपने राइट ईयर को टच करो। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। तो अपने राइट ईयर को अगर टच करोगे तो आपकी इमेज के अंदर लेफ्ट ईयर टच होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। अब ये पॉइंट नोट करना, ओनली द साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर्स अपसाइड डाउन। इमेज उल्टी नहीं होती, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता, बल्कि सिर्फ साइड चेंज हो जाता है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ये हमारा मिरर है, इसमें जो चीज़ राइट में होगी उसकी इमेज में वो लेफ्ट बन जाएगी। दूसरा चीज़, जो चीज़ ऊपर होगी अप होगी, इमेज में भी वही चीज़ ऊपर होगी। जो चीज़ डाउन होगी इमेज में भी वही चीज़ डाउन होगी। राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अपना नाम लिखो और प्लेन मिरर के सामने उसे होल्ड करो। हाउ डज इट अपीयर्स इन द मिरर। तो किस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं आपको ऑब्जर्व करा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो साइंस लिखा हुआ है। एक बात और इस पे ध्यान देना, एस आपका लेफ्ट साइड है, ई राइट साइड है। अब इसकी इमेज में दिखाता हूँ मिरर में। तो यहाँ पर देखो मिरर के अंदर आपको कैसे दिख रहा है, ये उलट गया है। यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि लेफ्ट और राइट उलट गया है। मैंने क्या दिखाया था आपको, एस आपका लेफ्ट साइड था कि नहीं। इस इमेज में जो कि मिरर में आप देख सकते हो, यहाँ एस राइट साइड हो गया है। अब बूझो ने एक एम्बुलेंस देखी रोड पे। वो ये देख के सरप्राइज हो गया कि जो वर्ड एम्बुलेंस है फ्रंट पे जो लिखा है वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर। एक स्ट्रेंज तरीके से लिखा है। जैसे ये इमेज बनी है तो सीधा एम्बुलेंस नहीं लिखा, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो साइंस वाला जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ समझ गए होगे कि ये उलट दिया गया है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये बुक को मैंने मिरर के सामने कर दिया है। तो यहाँ पर उल्टे तरीके से एम्बुलेंस लिखा है। मिरर में जो इसकी इमेज बननी है उसमें ये सीधा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, फिगर के नीचे देखो लिखा हुआ है एन एम्बुलेंस। इसकी इमेज देखो, अगर हम सीधा लिख देते तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता। ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो हम पहले से ही उल्टा लिख देते हैं ताकि इसकी इमेज जब बने मिरर में तो वो सीधी हो जाए। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन फिगर 11.9। तो एम्बुलेंस को इस तरह से क्यों लिखते हैं आप समझ गया होगे।
When the driver of the vehicle ahead of an ambulance looks in his or her rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. तो होता क्या है कि जैसे आगे कोई गाड़ी जा रही है, उसका जो रियर व्यू वाला मिरर है, साइड में जो मिरर लगा होता है, उसमें जब देखेगा तो मिरर में क्या होता है, उलट देगा इमेज। तो पहले ही से उल्टा लिखा गया है, यानी अगर सीधा लिख देते तो उसके इमेज के अंदर उल्टा दिखता। अब उल्टा पढ़ ही ना पाता, भैया क्या आ रहा है, कौन सी गाड़ी है ये। तो पहले से ही एम्बुलेंस को उल्टा लिख दिया गया। तो जब मिरर के अंदर देखेगा तो उल्टे को जब उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से लिखते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो जिस तरह से हमको दिखाई पड़ते हैं, हकीकत में उस तरह से हम नहीं हैं, यानी दूसरे लोग को हम उस तरह से नहीं दिखते। जैसे इस इमेज में देखो, यहाँ पर ये बंदा हकीकत में इस तरह से दिखता है, लेकिन जब वो शीशे के सामने खड़ा होगा तो खुद को इस तरह से देखेगा। स्कूल टाइम में मुझे जब पहली बार पता चला था तो मैं काफ़ी इसके बारे में सोच रहा था कि यार इतने टाइम से मैं मिरर में अपने आप को देखता था और मुझे लगता था मैं इसी तरह से दिखता हूँ, लेकिन हकीकत में उस तरह से मैं नहीं दिखाई देता, लोगों को मैं दूसरी तरह से दिखता हूँ। अभी हम सभी की ड्यूटी है कि एम्बुलेंस को हमको पास देना चाहिए विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस पीछे से हॉर्न बजा रही है और आप धीरे धीरे एकदम सामने गाड़ी लगाया हो, साइड हो जाओ, जगह दो, जाने दो। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ ए स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। अच्छा, एक चीज आपने हो सकता है ऑब्जर्व की, नहीं की तो ऑब्जर्व करना कि स्कूटर या कार में जो साइड वाला मिरर होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो छोटी बनती हुई दिखती है। यानी हकीकत में जो गाड़ी आ रही जिस साइज की है उसकी जो इमेज बनेगी आपके साइड वाले मिरर में वो छोटी बनेगी। और अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज बनती है। इसका मतलब यहाँ पर प्लेन मिरर नहीं होता, कुछ दूसरे तरीके का मिरर होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। हैव यू एवर वंडर व्हाई इज इट सो? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए अब इसी के बारे में हम जानेंगे। 11.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसी इमेज बनती है इनमें। अब पहेली और बूझो डिनर के लिए वेट कर रहे थे। बूझो ने अपनी स्टेनलेस स्टील की प्लेट को उठाया और अपनी इमेज उसके अंदर देखा। आपके घर में भी स्टील की प्लेट होगी, अगर उसके अंदर देखोगे तो आपका चेहरा उसमें दिखाई देगा कि नहीं। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। तो बूझो ने क्या कहा, ये तो प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है ये जो प्लेट है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज किस तरह से बनती है, तो उसी जैसी इमेज उसको प्लेट के अंदर बनती हुई दिखी, तो इसीलिए उसने कहा कि ये तो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। कैसी इमेज बननी है? माई इमेज इज इरेक्ट, एक तो सीधी बननी है और उसी साइज की बननी है, यानी जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना ही बड़ी उस चेहरे की इमेज उस प्लेट में बननी है। यही तो चीज प्लेन मिरर में होती है। अब पहेली ने क्या किया, अपनी इमेज को देखा यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहेली ने प्लेट में नहीं देखा, स्टील स्पून उठाया, उसको उल्टा किया, पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें अपने आप को देखा, तो वो भी सरप्राइज हो गई। बूझो लुक हियर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज। बूझो यहाँ देखो, मैं भी अपनी इमेज देख पा रही हूँ और ये इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सीधी है। दो इट इज स्मॉलर इन साइज, लेकिन मेरी जो इमेज बननी है वो छोटी बननी है। बूझो ने प्लेट में जो इमेज देखी थी वो कैसी थी? इरेक्ट थी और सेम साइज की थी, इसीलिए उसने कहा कि ये प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है। लेकिन पहेली में जब स्पून का बैक वाले हिस्सा यानी पीछे वाले हिस्से में अपने आप को देखा तो उसको इरेक्ट इमेज तो दिख रही थी, लेकिन स्मॉलर थी, साइज में छोटी बननी थी। तो पहेली ने क्या कहा, दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, यानी ये भी मिरर की तरह ही है, किसी दूसरी तरीके का मिरर है, यानी ये प्लेन मिरर की तरह नहीं है। क्योंकि अगर प्लेन मिरर होता तो उसी साइज की इमेज बनती, लेकिन इमेज यहाँ छोटी बननी है। इसका मतलब ये मिरर तो है लेकिन कोई दूसरे टाइप का मिरर है। तो स्पून की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, इसीलिए उसके अंदर इमेज बनती है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। अगर आप इमेज अपनी देखना चाहते हो तो आप भी स्पून यूज कर सकते हो या कोई सा भी कर्व शाइनिंग सरफेस में अपने आप को देखो तो वहां इमेज बनेगी। तो अब यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके के मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी सरफेस कैसी होती है? कर्व होती है, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट नहीं होती। प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल ऐसे सीधी होती है। अब जो मिरर हम देखेंगे वो ऐसे कर्व होगी, ठीक है। तो दो केस यहाँ पर बनेंगे। एक तो इमेज अगर अंदर वाले हिस्से में बननी है, यानी अंदर वाले हिस्से में अपने आप को देख रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रख रहे हैं, तो ये एक तरीके के मिरर की तरह वर्क करेगा। अगर हम बाहर साइड से देख रहे हैं, जो फूला हुआ हिस्सा है, बल्ज वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो दूसरी तरीके की इमेज बनेगी, यानी ये बाहर वाले हिस्सा एक दूसरे तरीके का स्फेरिकल मिरर की तरह वर्क करेगा। सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने। एक्टिविटी 11.5, आपको एक स्टेनलेस स्टील स्पून ले लेना है और उसका जो आउटर वाला साइड है, यानी चम्मच को उल्टा करो तो वो पीछे वाला जो साइड है, बाहर वाला जो हिस्सा है स्पून का, उसको अपने फेस के करीब ले जाओ और उसमें देखो क्या आपको आपकी इमेज दिखाई पड़ेगी इसमें। तो देखो ये एक्टिविटी खुद से आप ट्राई करके देख लेना, बाकी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लो। देखो स्पून की सरफेस काफी ज्यादा कर्व होती है, तो उसमें इमेज को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता,
देखो खुद से आप देख लोगे, लेकिन जैसे मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको सारी चीजें दिखानी है तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा मुश्किल आ रही थी, इसीलिए मैंने सिंपल फोटोज ले ली। अब उन इमेजेस को दिखा के मैं आपको समझाता हूँ कि देखो कैसी इमेज बनती है, तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो ये देखो चम्मच का आउटर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, या हम कह सकते हैं उल्टा वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पर एक पेपर पे मैंने एक एरो बना दी है। अब इस एरो की इमेज इस पे बनेगी। देखो कैसी इमेज बन रही है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो एरो हमारी लेफ्ट साइड पॉइंट कर रही है, इमेज भी लेफ्ट साइड है, यानी हम कह सकते हैं इमेज सीधी है। देखो सीधी का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में उसकी इमेज ही बने, उसका उल्टा ना बने। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इसको घुमा देता हूँ। लो अब देख लो, जो हमने एरो ड्रॉ की थी, यानी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। यानी यहाँ पर इमेज कैसी बननी, इरेक्ट बननी है। लेकिन साइज देखो थोड़ा सा छोटी बननी है इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर स्पून को हमने काफी करीब रखा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दूर ले जाओगे, यानी सिंपल समझो कि अगर हम इसको थोड़ा और दूर लेते जाएंगे तो इमेज और छोटी होती चली जाएगी। अब दूसरी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज देखो, इमेज ज्यादा क्लियर नहीं होगी क्योंकि कैमरा इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात स्पून जो है वो उतनी शाइनी सरफेस इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया लग रहा होगा कि इमेज देखो और छोटी हो गई। ये अभी भी हम आउटर वाले सरफेस पे इसकी इमेज ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पून का आउटर वाली जो सरफेस है वहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि इमेज एक तो इरेक्ट बननी है, दूसरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बननी है। 2 पॉइंट याद रखना। ये एक और इमेज मैंने ली थी कैंडल की। आप देख सकते हो जो हमारी कैंडल है उसकी इमेज स्पून के आउटर वाले सरफेस पे बननी है। इमेज तो इरेक्ट बननी है लेकिन साइज इसका छोटा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज की इमेज बननी है। तो ये चीज अपना फेस देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर आप देखना। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन अ प्लेन मिरर? क्या ये जो इमेज है ये प्लेन मिरर बनने वाली इमेज से डिफरेंट है? तो यस डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में उसी साइज की इमेज बनती है, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि छोटी इमेज बननी है। इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या ये इमेज इरेक्ट है? तो हाँ इरेक्ट तो थी, यानी सीधी तो थी। इज द साइज ऑफ इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? साइज क्या था इमेज का? तो भैया स्मॉलर था, छोटी इमेज बन रही थी। अब आपको क्या करना है, अपनी इमेज को देखना है यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है, या हम कह सकते हैं जो फ्रंट वाला हिस्सा है, उसके अंदर अपनी इमेज को देखो। तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। जब अंदर वाली सरफेस पे आप देखोगे तो 2 तरीके की इमेज आपको दिखाई पड़ेगी। एक इमेज तब दिखेगी जब आप स्पून के अंदर वाले हिस्से को अपने फेस के काफी करीब ले जाओगे। जैसे यहां पर मैंने देखो एरो ड्रॉ की है, इस एरो की इमेज इस स्पून के अंदर आपको दिख रही होगी। तो ये इमेज कब बननी है? जब स्पून को मैंने ये जो एरो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे काफी करीब रखा है। आप सोच भी नहीं सकते इस इमेज को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। कई ऑब्जेक्ट रख के ट्राई किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बड़ा ले रहे थे तो उसकी इमेज सही से स्पून पे नहीं बन पा रही थी। दूसरी बात, स्पून हमारा ऑब्जेक्ट के काफी करीब होना चाहिए। ज्यादा करीब कर देंगे तो उसकी फोटो कैसे ली जाएगी, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको देखा तो जा सकता था, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना काफी मुश्किल था। तो बड़ी मुश्किल से ये इमेज मिली है। जरा सा भी अगर स्पून को मैं इधर उधर करूंगा तो इमेज गायब हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आप विजुअलाइज करो। स्पून को हमने ऑब्जेक्ट के बहुत करीब रखा है, तो उस केस में जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इमेज बननी है, यानी इरेक्ट बननी, सीधी बननी है। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इमेज भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी इरेक्ट बननी है। साइज देखो, इमेज जो है हमारी बड़ी बननी है। तो स्पून की जो इनर सरफेस है उसको ऑब्जेक्ट के काफी करीब जब हम ले जा रहे हैं, तो उस केस में जो इमेज बननी है वो एक तो इरेक्ट बननी है, दूसरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बननी है। 2 पॉइंट आप याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ, स्पून को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ। दूर ले जाने पे क्या होगा आप देखना। ये देखो अभी भी इनर वाला ही सरफेस पे हमारी इमेज बननी है, लेकिन स्पून को अगर हम थोड़ी सी दूर ले जाएंगे तो इमेज हमारी इन्वर्ट हो गई। एरो देखो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, इमेज हमारी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इन्वर्टेड इमेज बननी है। दूसरा साइज देख लो, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, ये लो और थोड़ा सा दूर हम उसको ले गए, तो अभी भी ये इमेज इन्वर्टेड बननी, उल्टी बननी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है। यहाँ पर इस वीडियो में देखना आप, स्पून हमारा ऑब्जेक्ट के एकदम करीब है, तो इमेज हमारी इरेक्ट बननी है, सीधी बननी है। इसको थोड़ा सा हम दूर ले जाते हैं। अब देखो दूर ले जाने पे इसकी इमेज इन्वर्टेड हो गई, उलट गई। ये देख सकते हो इमेज उल्टी हो गई। तो दोनों केस हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको हम समझ लेते हैं। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो स्पून की इनर साइड से जब हम देखेंगे तो इमेज हमको कैसी दिखेगी, एक तो इरेक्ट दिखेगी, दूसरी ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखेगी। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। अगर स्पून को अपने चेहरे से और दूर ले जाओगे, यानी ऑब्जेक्ट से हम दूर करेंगे स्पून को,
तो क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा सामने उसकी इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। अपना चेहरा नहीं देखना चाहते तो पेन या पेंसिल ले सकते हो, यानी कोई और ऑब्जेक्ट भी आप सामने रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैंने एरो से दिखा दिया आपको। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो 2 केस इसमें बनना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं यहाँ साइड में लिखा देता हूँ। व्हेन इनर साइड ऑफ स्पून इज, स्पून का जो अंदर वाला साइड है, फर्स्ट केस में क्लोज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफी करीब है, तो इमेज हमारी इरेक्ट बननी है और लार्ज साइज की बननी है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट से दूर है हमारा स्पून जो है, तो इमेज हमारी इन्वर्टेड बननी है, उल्टी बननी है, लेकिन अभी भी इमेज जो है बड़ी ही बननी है। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो ये जो स्पून का कर्व वाला हिस्सा है जो चमकता है वो मिरर की तरह एक्ट करता है। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का वो है स्फेरिकल मिरर्स। देखो कर्व्ड मिरर भी कई टाइप के होते हैं, इसमें से एक जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आपका स्फेरिकल मिरर। ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब ये किस तरह से होता है इसको मैं थोड़ा साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इतना क्लियर आपको ना समझ में आ रहा होगा। बेसिकली इसका शेप इस तरह से रहता है, ये इस तरह से कर्व होता है, बहुत हल्का सा ये कर्व है, इसमें इसको टच करने पे ही फील हो पा रहा है, बाकी देखने से इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो इसमें ये होता है कि जो अंदर वाली सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी वो शाइनिंग वाली सरफेस है। ये वाली जो सरफेस है वो यहाँ अंदर की तरफ होगी, और जो बाहर वाली सरफेस है, यानी अगर इसकी बात करें शेप में, यहाँ जो बाहर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका पेंट हुआ है। तो ध्यान रखना कॉनकेव मिरर के अंदर ये अंदर वाली जो कर्व है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट वगैरह आके यहाँ पड़ेगी, बाहर वाली सरफेस पे हम पेंट कर देते हैं। और ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसका कर्व इस तरह से होता है, यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग वाली ये सरफेस है ये इस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। जो बल्ज वाला हिस्सा है, फूला वाला जो हिस्सा है, ये है कॉन्वेक्स सरफेस, यानी रिफ्लेक्शन आपका इस सरफेस पे होगा। और पीछे जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर पेंट होता है, देख सकते हो ये पीछे जो हिस्सा है यहाँ पर पेंट है। तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। बेसिक सा डिफरेंस आप इस तरह से याद रखना कि जैसे मैंने हाथ इस तरह से कर दिया तो ये जो अंदर वाली सरफेस है ये कॉनकेव सरफेस है। केव को हिंदी में क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं ना। तो गुफा कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। गुफा के अंदर जाते हो तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये जो अंदर वाली सरफेस है ये कॉनकेव वाली सरफेस है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और बाहर वाला ये हिस्सा पेंट किया गया होगा तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। और अगर ये बाहर वाला हिस्सा जो है, जो फूला वाला हिस्सा है, बल्ज वाला हिस्सा है, उभरा बाहर की तरफ निकला वाला जो हिस्सा है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यानी ये शाइनिंग वाला होगा, ये मिरर वाला हिस्सा होगा और इस साइड अंदर की तरफ पेंट होगा, तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ लाइट पड़ेगी, जो शाइनिंग वाला सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो कॉनकेव है तो फिर वो कॉनकेव मिरर होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो फिर ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब रियल में कैसे दिखता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। ड्रॉ कैसे करते हैं ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका कॉनकेव मिरर है। कैसे ड्रॉ करेंगे चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो आप इस तरह से ऐसे बनाओगे, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। मेन चीज़ क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, दिखाया था ना कि कॉनकेव वाले में जो अंदर वाली सरफेस है वो शाइनी वाली सरफेस होगी, वहाँ लाइट पड़ेगी, और दूसरे साइड जो है वो पेंट होता है। तो पेंट वाले हिस्से को हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं, यानी इसे कांटे कांटे जैसा बना देते हैं। ये कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, यानी अंदर वाली सरफेस ये शाइनिंग वाली सरफेस होगी, तो दूसरी वाली साइड जो पेंट वाली है उसमें हम इस तरह से ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नीचे वाली इमेज में देखो, यहाँ जो अंदर वाली सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव वाली सरफेस, तो इधर वाला आपका ये इस तरह से कांटे कांटेदार हम बना देंगे। कैसे भी बनाओ, मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, कॉनकेव केस में जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो शाइनिंग सरफेस होगा, दूसरा वाला पेंट वाला होगा, तो पेंट वाले को हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं। तो यही चीज़ देखो यहाँ शो की गई है। ये आपका बाहर वाला हिस्सा पेंट वाला हिस्सा है, इधर वाला शाइनिंग वाला हिस्सा है। फिर बी वाली फिगर देख लो, और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को भी भाई किस तरफ से आप देख रहे हो इस पर डिपेंड करेगा ना, यानी कॉन्वेक्स मिरर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो बाहर वाला हिस्सा है, फूला वाला हिस्सा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वहाँ लाइट पड़ेगी, वो शाइनिंग वाला हिस्सा है, यानी अंदर वाले हिस्से में हम ये पेंट कर देंगे। इसी तरह नीचे वाली फिगर में अंदर वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ हम पेंट कर देंगे, और दूसरा साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस है। तो चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो। आपके बुक में देखो ये वाला ड्रॉ किया है, ये वाला, तो दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दोनों को ध्यान से समझना, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है और गलती बहुत होती है। कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, सब मिक्सअप हो जाता है। तो सिंपल से ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो याद रखना। मैंने भी इसी तरह से याद रखा था कि भाई केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा के अंदर जाते हैं, यानी अंदर वाली जो सरफेस होगी
वो कॉनकेव सरफेस होगी। सिंपल सी बात। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? अब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? एक रबर बॉल ले लो और एक हिस्सा उसका कट कर लो नाइफ से या हैक्सॉ ब्लेड से। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो मेरे पास एक बॉल है। बॉल का जो शेप होता है वो स्फीयर होता है, यानी बॉल स्फीयर शेप की होती है। तो अगर इस बॉल से कोई पोर्शन हम कट करके निकाल लें, जैसे मान लो यहाँ से एक हिस्सा ऐसे हम कट करके इसको बाहर की तरफ निकाल लें, तो ये जो पीस होगा इसको हम क्या कहेंगे? वो इस बॉल का पार्ट है, या शेप के हिसाब से बात करें तो हम कह सकते हैं इस स्फीयर का पार्ट है। जैसे मैं यहाँ बीच से इसको कट करके निकाल लेता हूँ, तो ये जो पीस है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये स्फीयर का पार्ट है। अब इसमें जो अंदर वाला हिस्सा है वो कॉनकेव सरफेस होती है, बाहर वाली जो बल्ज वाला हिस्सा है, फूला वाला हिस्सा है, वो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। वो स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर से ही उनको निकाला गया होता है, इसीलिए उनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कॉनकेव कॉन्वेक्स इस तरह से भी। अच्छा, ये बॉल वगैरह कट करने में आपको सावधान रहना, कोई बड़ा हो तो उसकी मदद लेना, उसी को दे दो ताकि हाथ कटे तो उसी कटे, आपका हाथ ना कटे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अंदर वाली जो सरफेस है, जो बॉल का कट वाला हिस्सा है, वो कॉनकेव होगा और बाहर वाला आपका कॉन्वेक्स होगा। इसको मैं थोड़ा एक दूसरी तरह से भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल टाइप की है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे एक कट लगा दे रहे हैं, काट के इधर वाला जो हिस्सा है उसको हम अलग कर देते हैं। तो अब ये जो हिस्सा है, ऐसी ही इमेज अभी ऊपर हमने देखी थी, अंदर वाली जो सरफेस है वो कॉनकेव है और बाहर वाली जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। तो हमने एक स्फीयर से ही इस हिस्से को कट किया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर है। बाकी मैंने जो बॉल वाला आपको दिखाया था वहाँ तो चलो बीच से ही कट किया था, लेकिन एकदम बीच से नहीं कट किया जाता, साइड से ही हल्का सा उसका कट लगा दिया जाता है। यानी ऐसे है ना, तो ऐसे साइड से यहाँ कट कर लेंगे, बस इतना हिस्सा ले लेंगे। तो अब तो ये चीज़ समझ गए होगे कि जो इनर सरफेस होती है स्पून की, वो एक कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करती है, वही जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करती है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी थी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो प्लेन मिरर बनाता है, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाई अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में भी क्या ये बात सच है कि वहाँ पर स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं होती? तो चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं। अब चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। 11.6 क्वेश्चन। देखो, पहली बात तो ये कि जो एक्टिविटी है उसको सनलाइट में करना है। सावधान रहना, कभी भी हमको सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना है, ना ही इसकी इमेज देखनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो आईज है वो डैमेज हो सकती हैं। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और वॉल। इसकी इमेज को तभी आपको देखना है जब वो इमेज किसी स्क्रीन पे या वॉल पे बन रही हो। देखो, एक तो आपको डायरेक्ट सन की तरफ नहीं देखना है, दूसरा मिरर के अंदर अगर सन की इमेज बननी है तो मिरर के अंदर भी नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट वहां से निकलेगी और आपकी आइज को डैमेज कर देगी। लेकिन हाँ, सन की वो इमेज जो किसी स्क्रीन पे या वॉल पे बन रही है, उस इमेज को देख सकते हो। तो पहले वो वाली इमेज हम बनाते हैं, तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ क्या बात हो रही है। एक कॉनकेव मिरर ले लो और उसको होल्ड करो इस तरह से कि वो सन की तरफ फेस कर रहा हो। तो सन लाइट उस मिरर पे पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है मिरर से जो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको शीट ऑफ पेपर पे ऑब्टेन करने की कोशिश करो कि रिफ्लेक्ट करके जो लाइट है वो पेपर की शीट पे पड़े। अब जो पेपर की डिस्टेंस है उसको थोड़ा एडजस्ट करो, तब तक आपको एडजस्ट करना जब तक कि आपको एक शार्प ब्राइट स्पॉट ना देखने को मिले, जैसा कि ऊपर आपको 11.14 वाली फिगर में दे रहा है। ठीक है, यहाँ इस पर सनलाइट, ऐसे यहाँ सन होगा, सनलाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट करके ये पेपर पे इस तरह से इमेज बन रही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये हमारा पेपर एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। इस पेपर पे हम सन की इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्राइट स्पॉट बीच में दिख रहा है, यही सन की इमेज है। साइड में दो लाइट जो देख रहे हो थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से आ जाता है, मेन जो बीच में ब्राइट स्पॉट है वही हमारी सन की इमेज है। अब इसको कुछ देर तक हम इसी तरह रखेंगे तो ये पेपर बर्न करने लगेगा। यहाँ पर ये देख सकते हो ये पेपर जो है वो बर्न कर गया है। अभी क्योंकि विंटर सीजन है, सन की हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा था, तो पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इसको 5-6 मिनट तक लगभग मैंने रखा और ये पेपर में इस तरह से होल बन गया। क्योंकि जैसे लाइट फोकस हो रही थी उस पेपर पे, उसी तरीके से सन की जो हीट है वो भी फोकस होके एक पॉइंट पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो हिस्सा ज़्यादा हीट हो गया और पेपर बर्न करने लगा। तो ये चीज़ आपने देख ली कि कैसे क्या हो रहा है। अब मिरर और शीट ऑफ पेपर को कुछ मिनट के लिए ऐसे ही रखो। क्या जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट हो गया? तो यस, आपने देखा कि पेपर क्या हो रहा था, बर्न होने लगा था, जलने लगा था। अब ये क्या कहानी है, ऐसा क्यों हुआ? तो पहली बात तो आप ये समझो कि ये जो ब्राइट स्पॉट हमने देखा था पेपर में बनते हुए, वो क्या है? सन की इमेज है। वो पेपर हमारे एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है
और उस स्क्रीन पे सन की इमेज बननी है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा, इस बात को हमने नोटिस किया कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है। अभी तक जो हम प्लेन मिरर देख रहे थे वहां पर स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही थी, बस मिरर के अंदर इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पर हमको स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हुई। देखो, लाइट पड़ना अलग चीज है, इमेज बनना अलग चीज है। यहाँ जो ब्राइट स्पॉट आपने देखा वो सन की इमेज है, वो कोई रोशनी नहीं पड़ रही है कि सिर्फ रोशनी पड़ रही है सन की वहां। अब वो इमेज जो कि स्क्रीन पे फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। अब जरा याद करो, जो एक्टिविटी 11.2 में हमने किया था, जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा था उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे, यानी वहां जो इमेज बन रही थी वो मिरर के अंदर बन रही थी, मिरर के अंदर हमको दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब सिंपल सा याद रखना, स्क्रीन पे जो इमेज बने वो रियल इमेज, और जो मिरर के अंदर इमेज बने यानी मिरर के अंदर हमको दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज होती है। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हम क्या करेंगे, एक कैंडल जलाएंगे, उसकी फ्लेम की जो इमेज है कॉनकेव मिरर की मदद से स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 11.7। एक कॉनकेव मिरर को किसी स्टैंड पे फिक्स कर दो या कोई सा भी अरेंजमेंट, ताकि जो मिरर है वो स्टीडी रहे, यानी ऐसा नहीं कि हाथ में पकड़े हुए मिरर तो मिरर हिले डुलेगा ना, तो वो इमेज सही से नहीं बन पाएगी। रुका रहे, एकदम स्टिल रहे वो। और टेबल पे रख दो जैसे कि आपको फिगर में दिया हुआ है। एक वाइट पेपर को कार्डबोर्ड शीट पे पेस्ट कर दो, लगभग 15 बाई 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो पेपर है वो स्क्रीन की तरह काम करेगा। अब एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे रखो लगभग 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिरर से, यानी मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको एक जलती हुई कैंडल रखनी है। यहाँ देख सकते हो ये हमारा मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये पीछे से दिखाया जा रहा है, ये पेंट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा मिरर है, ये हमारी कैंडल है। अभी हमने जो रखा है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, इधर यहाँ हमने एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब फ्लेम की इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करो। तो चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दिया है, उस टेबल को भी फिल करना है कि अलग अलग डिस्टेंस पे हम कैंडल को रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बननी है, कैसी बननी है, ये सारी बातें आपसे पूछी गई हैं। तो ये पहले मैं प्रैक्टिकली करके आपको सारा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सेटअप है। आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लगाया है। ये जो कैंडल है हमारी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, और ये स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे हम रखेंगे। देखो ये 0 सेंटीमीटर वाला जो मार्क है, इसी की लाइन में अभी हम इस मिरर को रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को, यानी जो हमारी कैंडल है, 5, 10, 20, 30, 40, 50 अलग अलग सेंटीमीटर्स पे, यानी अलग अलग पोजीशन पे हम रख के और देखेंगे इमेज कहाँ, कैसे और किस तरह की बन रही है। तो देखो इस तरह से हमने सेट कर लिया। अभी ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर पे है। अभी इस कैंडल को हम जलाएंगे, पीछे स्क्रीन लगी है और आप देखोगे स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके इमेज बन जाएगी, आपको स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको आगे पीछे मूव कराओगे, यहाँ रख के ऐसे ऐसे आप मूव कराओगे तो इमेज आपको बनती हुई दिखेगी। जहाँ पर एकदम क्लियर इमेज बन जाए वहीं पर आपका मान के चलेंगे ये हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है। यानी जैसे मान लो इस पोजीशन पे आपकी एकदम क्लियर इमेज आ रही है, तो इससे पीछे ले जाओगे तो इमेज धुंधली होने लगेगी, इससे आगे ले जाओगे तो भी इमेज धुंधली होने लगेगी। जहाँ क्लियर इमेज ऑब्टेन हो रही है बस वहीं पर हमको इसको रोक देना है। तो स्क्रीन को इस हिसाब से हमको मूव कराना है। बाकी मिरर जैसे रखा है वैसे ही रखा रहेगा। ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे इस तरह से हम काम करेंगे। जैसे 50 सेंटीमीटर पे रख दिया तो अब इमेज ये स्क्रीन को ऐसे ऐसे मूव करा के देख लो। फिर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा लेंगे 40 सेंटीमीटर, उस केस में हम स्क्रीन को आगे पीछे करके देख लेंगे। फिर इमेज अलग अलग लोकेशन पे बनती है, तो वो लोकेशन हम स्क्रीन को आगे पीछे करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अभी हमने मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ये पीछे हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ पर इमेज बनती है। मैं इसको आगे ले आ रहा हूँ। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो थोड़ी सी इमेज बनना शुरू हो गई है, लेकिन इसको तब तक मूव कराएंगे जब तक कि क्लियर इमेज ना दिखे। देखो और आगे जाएंगे तो फिर से धुंधली हो रही है, यानी थोड़ा सा इसको हम पीछे ही रखेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप नोट करो। साइज की बात कर लें तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटी है। फ्लेम पे फोकस करो, ऑब्जेक्ट की जो फ्लेम है वो बड़ी है, इमेज में फ्लेम छोटी है। दूसरा, इन्वर्टेड बन रही है फ्लेम, देखो इमेज में नीचे की तरफ बन रही है और स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रही है, इसीलिए रियल इमेज है। अब ऑब्जेक्ट को आगे थोड़ा मूव कराएंगे और ये 40 सेंटीमीटर पे हम ले आए। देख सकते हो इमेज धुंधली हो गई, तो थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे मूव करेंगे। तब तक इसको मूवमेंट कराते हैं जब तक जो है हमको क्लियर इमेज ना मिले। वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ देखो इस पोजीशन पे हमको क्लियर इमेज मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज लगभग एक जैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। इमेज अभी भी इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है और स्क्रीन पे है, इसीलिए रियल इमेज है। अब इसको हम 30 सेंटीमीटर पे ले आते हैं। अब इमेज कहाँ बनेगी, थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे। देखो धुंधला हो गया, पीछे ले गए तो और आगे ले जाएंगे, साफ हो गया, और आगे ले जाएंगे धुंधला हो जाएगा फिर से।
तो बस जहाँ क्लियर इमेज मिल रही है वहीं तक रखेंगे। ये देखो यहाँ पर हमको क्लियर इमेज ऑब्टेन हो रही है। यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बननी है। मेरे कैमरे की पोजीशन की वजह से आपको इतना आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट अपनी आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड बननी है, रियल बननी है। और आगे इसको बढ़ाते हैं, हम ले आते हैं 20 सेंटीमीटर पे। अब इसको और पीछे ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर। तो इस केस में आप स्क्रीन पे देखो इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। देखने से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये देखो स्केच पेन की ये कैप है, इस कैप की ही साइज का ऑलमोस्ट ही बन रहा है। अब यहाँ पर इसको ले जाता हूँ मैं बिल्कुल बगल में, तो अब दोनों के साइज को कंपेयर करो तो बड़ी बननी है कि नहीं। अब फ्लेम क्योंकि कैमरे से करीब है इसीलिए ऑलमोस्ट आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन हकीकत में जो हमारी इमेज बननी है वो काफ़ी बड़ी बननी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड बननी है, रियल बननी है। अब ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो इमेज देखो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये रोशनी है, ये इमेज है, लेकिन हकीकत में क्लियर इमेज नहीं बननी है। आगे ले जाए तो, पीछे ले जाए तो वो फ्लेम नहीं दिख रहा, सिर्फ एक रोशनी बननी है। तो हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमको स्क्रीन पे इसकी इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। पीछे कर रहा हूँ तो धुंधला हो जा रहा है, आगे कर रहा हूँ तो धुंधला हो जा रहा है। इसका मतलब स्क्रीन पे अब इमेज नहीं बनेगी, तो कहाँ बनेगी? तो इस फ्लेम को मैं बुझाता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मिरर के अंदर क्लियर दिख नहीं रहा है। अब मिरर के अंदर आप देखो तो इस कैंडल की इमेज दिखेगी, लेकिन ये जो कैंडल है सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, तो उसी से आप समझ जाओ कि इसकी इमेज कैसी दिख रही है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बननी है। दूसरी बात, ये इरेक्ट है, सीधी बननी है, और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही बल्कि मिरर के अंदर है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। अगर कैंडल से विजिबल नहीं है सही से, तो देखो पेन से देख सकते हो, जैसे हमारी पेन ऊपर की तरफ है, इसका जो कैप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, उसकी इमेज में भी ऐसे ही है। यानी इमेज हमारी इरेक्ट बननी है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बननी है। तो ये पेन मैंने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। अब ये देखो मैं बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखता हूँ और देखते हैं इमेज कैसी बननी है। यहाँ भी मिरर के अंदर ही बननी है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनी है। मिरर के अंदर बननी है, इसीलिए हमारी ये इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने देख ली, समझ ली। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द इमेज रियल और वर्चुअल। तो 50 सेंटीमीटर पे जो हमने रखा था वहाँ पर कैसी इमेज बन रही थी? स्क्रीन पे बन रही थी ना, तो रियल बनेगी कि नहीं? और क्या पूछ रहा है कि क्या सेम साइज़ की बन रही थी? तो नहीं भैया, सेम साइज़ की नहीं बन रही थी, छोटी बन रही थी। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। अगर कैंडल को बहुत करीब ले जाए मिरर के, तो क्या उस केस में इमेज बन रही थी? तो ये हमने देखा था कि हम 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जब कैंडल को रख रहे थे तो वहाँ पर स्क्रीन पे इमेज नहीं बन रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। उस केस में कहाँ इमेज बननी थी? वही मिरर के अंदर बननी थी। तो ये देखो 11.16 वाली फिगर है, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। तो बहुत करीब अगर कैंडल लग दोगे तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। ये देखो यहाँ पर ये कैंडल के अंदर मिरर के अंदर कैंडल की जो फ्लेम है उसकी इमेज बन रही है। और हमने ये भी देखा था कि कॉनकेव मिरर के केस में इमेज छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है। इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। दूर रख रहे थे तो हमारी रियल बन रही थी, करीब ले आया तो वर्चुअल बनने लगी। जब दूर रखा था तो इमेज छोटी थी, जैसे जैसे करीब लेते हैं इमेज बड़ी होती चली गई। अब जो कॉनकेव मिरर है ना, बहुत कामों के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर को कॉनकेव मिरर यूज़ करते हुए फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। ठीक है, डॉक्टर वगैरह इसको यूज़ करते हैं। और जो दांत के डॉक्टर हैं यानी जो डेंटिस्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट को यूज़ करते हुए आपने देखा होगा, तो वो दांत के पास उस मिरर को लेके जाते हैं, हैंडल होती है, छोटा सा मिरर लगा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बड़ी सी इमेज दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब वो मिरर आपके मुंह के अंदर डालते हैं तो दांत के पास ले जाते हैं तो काफ़ी करीब होता है। और हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से काफ़ी करीब होगा तो बड़ी इमेज बनेगी, तो बड़ा बड़ा दांत आपका दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो डेंटिस्ट का यूज़ करते हैं ताकि इन लार्ज इमेज दिखाई पड़े उनको, टीथ की बड़ी सी इमेज दिखाई पड़े। अब टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स हो गए, यानी टॉर्च में जहाँ बल्ब लगा होता है उसके चारों तरफ जो पूरा हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टर कहलाता है। इसी तरह जो हेडलाइट्स होती है कार्स और स्कूटर की, उनके अराउंड भी रिफ्लेक्टर्स होता है, और ये रिफ्लेक्टर भी आपका कॉनकेव शेप का होता है। आपने देखा होगा कार या स्कूटर में एक गड्ढे वाले हिस्से के अंदर बल्ब लगा होता है, उसके चारों तरफ का जो अंदर का हिस्सा होता है वही उसका रिफ्लेक्टर होता है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर कॉनकेव शेप का क्यों होता है और क्यों लगाए जाते हैं रिफ्लेक्टर? एक क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ सकता है। तो उसके लिए आपको कॉनकेव मिरर के बारे में एक और चीज़ जाननी पड़ेगी। वो ये कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो लाइट रे आ रही होती है उनको फोकस कराता है, एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करता है। जैसे इस वीडियो में देखो एक लाइट बॉक्स का यूज़ किया जा रहा है जहाँ से 4 लाइट रेज आ रही हैं और ये कॉनकेव सरफेस पे आके टकरा रही हैं। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये जो लाइट रे आ रही हैं ये टकरा कर एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। ये यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ टकरा रही है, सारी एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। तो यहाँ से आप समझ गए कि कॉनकेव मिरर
या जो कॉनकेव शाइनी सरफेस होती है वो बेसिकली क्या करती है, जैसे ये कॉनकेव सरफेस है तो इस पे जो लाइट रे टकराएगी, ऐसे टकरा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये टकरा कर किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। अब ये पॉइंट क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंपल सा आप इतना याद रखना, किसी एक पॉइंट पे आके ये मिल जाती हैं, यानी लाइट को ये फोकस कराता है। तो जहां पर भी हमको लाइट को फैलाना नहीं है बल्कि किसी जगह पर फोकस करना है, उन जगह पर हम कॉनकेव शेप के रिफ्लेक्टर्स का यूज करते हैं। अब आप बताओ कि हमारे घरों के अंदर जो बल्ब वगैरह होते हैं उनका काम क्या होता है? भाई पूरे एरिया के अंदर रोशनी फैलाना, जैसे रूम में लगाए तो पूरे रूम के अंदर रोशनी हो। लेकिन टॉर्च का काम क्या होता है? सब जगह रोशनी नहीं फैलाना, बल्कि फोकस करके किसी जगह पर हमको रोशनी चाहिए होती है। जैसे हम जा रहे हैं तो हमने टॉर्च जला दी, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे आगे थोड़े से हिस्से में रोशनी रहे, हर जगह पूरी जगह ना फैले। इसी तरह कार या स्कूटर या कोई और भी व्हीकल है, उसकी जो हेडलाइट होती है उसका काम क्या होता है कि बस हमारे सामने रोशनी रहे, यानी लाइट को फोकस कराना है, हर जगह नहीं फैलाना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे हमारा ये बल्ब लगा हुआ है और ये इस तरह से आपका रिफ्लेक्टर है। तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, जैसे लाइट इधर जाना चाहेगी, इधर जाना चाहेगी, इस तरफ जाना चाहेगी, तो ये टकरा कर किसी पॉइंट पे फोकस होगी, सीधे वाली सीधे निकल जाएगी और ये सब एक पॉइंट पे फोकस करेगी। तो क्या होगा, रोशनी ऐसे सीधे एक लाइन में जाने की कोशिश करेगी ताकि जहां हमारी गाड़ी जा रही है उसी के आगे बस रोशनी रहे। तो ये देखो, ये इमेज बनी है डेंटिस्ट एग्जामिनिंग अ पेशेंट। तो इस तरह से इनका मिरर होता है, ऐसे लगाते हैं तो बड़ा बड़ा दांत दिखाई पड़ता है। बूझो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। तो बूझो नई नई साइकिल लेकर आया, उस साइकिल पे बेल लगी थी, तो उस बेल पे जब अपने आप को देखा तो उसको अपनी इमेज दिखाई पड़ी। तो जब इमेज को देखा तो उसको ही समझ में आया कि ये जो इमेज है वो इरेक्ट है, यानी सीधी तो बन रही है लेकिन छोटी बन रही है। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या जो बेल है वो भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है क्या? कैन यू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर? तो हाँ बिल्कुल, शाइनी सरफेस है तो मिरर की तरह काम करेगी। अब सवाल ये कि किस तरीके का मिरर? तो बेल का भी जो शेप होता है वो ऐसे कर्व टाइप का होता है जहां पर लाइट ये बाहर वाले हिस्से में पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग एक स्फेरिकल मिरर है, जहां पर जो बल्ज वाला हिस्सा है, फूला वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, वहां लाइट पड़ती है, वो शाइनिंग वाला सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो जो बाइसिकल में उसकी बेल लगी है वो समवॉट कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्वेक्स मिरर नहीं, लेकिन उसी तरह से काम कर रही है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। तो यही बात यहाँ लिखी है। अब चलिए एक एक्टिविटी 11.8 कर लेते हैं। 11.7 वाली एक्टिविटी को रिपीट करना है। इस बार आपको कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना है कॉनकेव मिरर की जगह। जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करो टेबल 11.1 में। तो बेसिकली ये जो आपका टेबल है इसको दो तरीके से आपको भरना है। टेबल 11.1 इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो पहली जो वैल्यूज भरनी है वो कॉनकेव मिरर से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी सारी वैल्यूज भरनी है। सारा मैंने आपको करके दिखा दिया था, जस्ट मैं इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख देना, ठीक है। जैसे यहाँ एल लिखा है तो लार्जर 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 होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड होगा ये पूरा, ठीक है, ये रियल होगा, इस तरह से आप कर लेना। तो ये जो टेबल है अभी हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया है। अब चलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके हम इमेज वगैरह बनाते हैं और वहां पर जो चीजें हमको पता चलती हैं उसकी वैल्यू भी हम इसी टेबल के अंदर नोट कर लेंगे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है और इसके सामने यहाँ पर मैंने एक कैंडल लगा दी है। अब स्क्रीन पे इसकी इमेज ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने 50 सेंटीमीटर पे रखा है, तो स्क्रीन को मैं मूव करा रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी इमेज बनने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, हल्का सा धुंधला सा कुछ नहीं बनना है। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर यानी जब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहे हैं तो इमेज हमारी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। तो स्क्रीन पे नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। तो चलिए वो देखते हैं। अभी देखो कैंडल को मैंने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। मिरर के अंदर जो इमेज इसकी बन रही है आप देख पा रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये देखो यहाँ पर फ्लेम को सिर्फ देखो, ऑब्जेक्ट केस में ये बड़ी बननी है और इमेज में हमारी ये छोटी है। अब ये जो इमेज बननी है आप देख सकते हो इरेक्ट है, यानी सीधी है, फ्लेम ऊपर की तरफ ही है। तो ऑब्जेक्ट से छोटी बननी है, इरेक्ट बननी है और मिरर के अंदर बननी है, इसीलिए ये वर्चुअल है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे मूव कराते हैं, 40 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं। तो अब हमारी कैंडल मिरर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ भी इमेज देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटी है, इरेक्ट है और मिरर के अंदर बननी, इसीलिए वर्चुअल है। 10 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे अब ले जाते हैं। अभी भी जो हमारी इमेज है वो छोटी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। अब ये मिरर से हमने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रख दिया है। अभी भी इमेज स्मॉलर है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और आगे ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने रख दिया है इसको। यहाँ भी देख सकते हो इमेज हमारी छोटी बननी है, इरेक्ट बननी है, वर्चुअल बननी है।
लेकिन स्टार्टिंग के कंपैरिजन में जब हमने स्टार्ट किया था 50 सेंटीमीटर से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इमेज थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है। अब जो फाइनल पोजीशन है बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी वाला वहां रख देते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो इमेज हमारी छोटी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा के समझा दी। अब इस टेबल को मैं कॉन्वेक्स के लिए फिल कर देता हूँ, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से सब। तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमने ये टेबल फिल कर लिया। तो हमने कैंडल को कहीं भी रखा, हमने देखा हमेशा जो इमेज बननी है वो छोटी ही बननी है, हर केस में ये स्मॉलर ही बनेगी। और कैसी बननी थी, सीधी बननी थी, यानी इरेक्ट बननी थी हर बार। और स्क्रीन पे तो कोई इमेज बनी नहीं हमारी, कॉन्वेक्स के केस में सारी मिरर के अंदर ही हमको इमेज दिखाई पड़ी, तो कैसी होगी, हर केस में ये वर्चुअल होगी। तो कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुड यू गेट अ रियल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई कॉन्वेक्स केस में हमने देखा था कि रियल इमेज नहीं बननी थी, नो। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आपको बनते हुए दिखी, तो इसका आंसर भी होगा नो, कि हमेशा हमको छोटी ही इमेज दिखी। कैन यू नो रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, अब ध्यान से सोच के बताओ कि जो ऑटोमोबाइल्स है, बाइक, स्कूटर, कार वगैरह, इनमें जो साइड वाला मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है। ये देखो ऊपर इमेज बनी है, नीचे पढ़ लिया होगा आपने कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो साइड वाला मिरर है उसके अंदर इमेज छोटी बनती है, तो ऐसा हमारा कहाँ देखने को मिल रहा था, कॉन्वेक्स मिरर केस में, कि हर बार इमेज छोटी बननी थी। तो कॉनकेव यूज नहीं कर सकते, कॉन्वेक्स ही यूज करेंगे, क्योंकि इमेज यहाँ छोटी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि छोटी इमेज क्यों बनानी है, भाई बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाई देगी तो अच्छा रहेगा। देखो अगर कोई चीज़ छोटी दिखाई देगी तो ज़्यादा दिखाई देगी। इसको मैं साइड में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों इमेजेस को आप देखो, पहले वाले केस में हमने व्हीकल के साइड मिरर में प्लेन मिरर का यूज़ किया है। तो प्लेन मिरर के बारे में आप जानते हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बना देता है। तो नॉर्मल जो पीछे गाड़ी आ रही है उसी की इमेज बन रही है, देख सकते हो ज़्यादा व्यू यहाँ पर नहीं मिल रहा, ज़्यादा गाड़ियाँ और पीछे का जो एरिया है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वही कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटी इमेज बनाता है। तो अगर इमेज छोटी बनेगी तो ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो हमको दिखाई पड़ेंगी। जैसे यहाँ देख सकते हो, अगर कार छोटी बनेगी तो और जो सारी कारें हैं वो भी हमको दिखने लगेंगी, तो पीछे का जो ट्रैफिक है उसका हमको आइडिया लग जाता है। प्लेन मिरर केस में बड़ी बड़ी गाड़ी हमको दिख रही है तो ज़्यादा चीज़ें पीछे की नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर इमेज छोटी बनेगी तो बड़ा एरिया पीछे का हमको दिखाई पड़ेगा कि हाँ कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना बड़ा जाम है। तो ज़्यादा व्यू हमको मिल सके इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हीकल्स के साइड में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम क्यों करते हैं और क्यों प्लेन मिरर का यूज़ नहीं करते। अच्छा, अगर कॉनकेव मिरर का यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा। कॉनकेव मिरर के केस में आपने देखा है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है, स्क्रीन पे बनती है, तो यहाँ उल्टी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। और ऑब्जेक्ट जब करीब होता है तो उसी केस के अंदर इरेक्ट इमेज बनती है, मिरर के अंदर दिखाई पड़ती है। यानी पहले गाड़ी वगैरह आपको उल्टी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा उड़ते हुए आ रही है, फिर अचानक से ज़मीन पे आपके जब करीब पहुंचेगी तो लगेगा ज़मीन पे आ गई, तो बड़ा अजीब सा नज़र आएगा। तो बेस्ट यही है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाए। तो यही सारी बात यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो वो ऑब्जेक्ट जो बड़े एरिया में फैले हुए हैं उनकी इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखने को मिल जाएगी। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो पूरा ट्रैफिक उसको पीछे दिखाई पड़ जाएगा। तो ये तो हमारी पूरी कहानी हो गई स्फेरिकल मिरर्स की, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो हमने देखा था। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। 11.5 इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज। तो देखो जैसे हमारे मिरर्स होते हैं ना, ग्लासेस से उनको बनाया जाता है। उसमें हम ये करते हैं कि एक साइड हम कोटिंग कर देते हैं, कई सारी लेयर चढ़ाई जाती है, उसमें सिल्वर हो गया, पेंट वगैरह हो गया, और दूसरा साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग का हो जाता है, तो लाइट उस पर टकराती है और टकरा के वापस आती है। लेंसेज के केस में क्या होता है, ये भी ग्लास के बने होते हैं, यहाँ पर हम कोई कोटिंग वगैरह नहीं करते। इस तरह से हम बनाते हैं कि लाइट एक साइड से आएगी और दूसरे साइड निकल जाएगी, यानी आर पार कर जाएगी। चलिए इसको हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें पता चलेंगी। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, इसका यूज हम करते हैं टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। कोई चीज बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है उसको पढ़ना होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। या हो सकता है आपने इसका यूज किया हो टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म। स्कूल वगैरह के अंदर हो सकता है कराया गया हो, या घर पे आपने कोई इंसेक्ट हो गया जैसे कॉकरोच या अर्थवर्म हो गया, इसके बॉडी पार्ट्स को आपने ऑब्जर्व किया हो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये असल में एक तरीके का लेंस है। तो ये इमेज आपकी बनी है मैग्नीफाइंग ग्लास की। आप यहाँ देख सकते हो चीजें बहुत छोटी छोटी लिखी हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ी दिख रही है। तो ये जो बीच में आपका ये पूरा ग्लास जो लगा होता है ये एक तरह का लेंस होता है। अब लेंस का बहुत यूज होता है स्पेक्टिकल्स के अंदर, चश्मों में यूज होता है। अगर आप चश्मा लगाते हो तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो आपके स्कूल में या घर में कोई लगाता होगा तो चश्मे को देखना, वो जो ग्लास वाला पार्ट होता है वो क्या है, एक तरह का लेंस होता है।
टेलीस्कोप्स के अंदर, माइक्रोस्कोप्स के अंदर इनमें यूज होता है। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। तो यूजेस तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ यहाँ लिखा देता हूँ। जैसे आपका कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, इनमें आपका लेंसेज का यूज होता है। गेट सम लेंसेज। अब ये मेरे पास एक लेंस है। ये लेंस किस तरह का है अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसे साइड से देखो तो बीच में ये मिडिल में ये थिक है, मोटा है, और एजेस पे, किनारों पर ये थिन है। टच करने पे ये अच्छे से फील होगा कि बीच में ये मोटा है और किनारों पर ये पतला है। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये एक दूसरे तरीके का लेंस है। इसको मैं ऐसे साइड से आपको दिखाऊं तो देखने में इतना आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन अगर टच करोगे तो बीच में ये, मिडिल में ये थिन होगा और एजेस पे जो किनारे हैं यहाँ पर ये थिक है, मोटा है। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। अब दोनों को साइड बाय साइड रख के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हो इसका जो किनारा है, एजेस है, ये पतले हैं और इस वाले के मोटे हैं। इसका मिडिल वाला थिक है, इसका मिडिल वाला थिन है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कि वो लेंसेज जिनको टच करने पे आपको मिडिल में थिकर फील हो देन एट द एजेस, यानी किनारे के कंपैरिजन में बीच में वो ज्यादा मोटे हो, तो ऐसे लेंसेज हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और वहीं जो मिडिल में थिनर फील हो एजेस के कंपैरिजन में, किनारे के कंपैरिजन में बीच में पतले फील हो कि यार बीच में कम है, इसकी जो मोटाई है वो कम है, तो ऐसे लेंसेज आपके कॉनकेव लेंस होते हैं। नीचे फिगर आपको दी है, ये ए वाली देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में ये मोटा है, किनारे पे ये पतला है। वहीं बी वाला देखो कॉनकेव लेंस, ये बीच में पतला है, किनारे से मोटा है। अच्छा, आप कैसे याद रखोगे? चलो अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत सारी चीजें आप याद करके जाते हो तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, इस तरह से बनता है कि इस तरह से बनता है। तो एक सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मिरर के केस में बताया था ना, वही उसी का हम यूज करेंगे। तो मिरर वाले केस में मैंने आपको ये बताया था कि जो देखो अंदर वाली जो सरफेस होती है, जो थोड़ी दबी होती है, जैसे हमने ये बना दिया, तो ये जो अंदर वाली सरफेस है जो दबी है, ये कॉनकेव सरफेस है। वहीं जो बाहर की तरफ निकली हुई है, जो बल्ज वाली सरफेस है, फूली वाली सरफेस है, वो कॉन्वेक्स सरफेस होती है। अब ए वाले में देखो, चाहे हम इधर से देखें या इधर से देखें, हमें कौन सी सरफेस दिखेगी? ये देखो, ये वाला हिस्सा दिखेगा जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, उभरा हुआ है। इधर से भी देखोगे तो भी ये फूला वाला हिस्सा आपको दिखेगा। तो दोनों साइड से हमको बाहर की तरफ निकला वाला हिस्सा दिखेगा, फूला वाला हिस्सा दिखेगा। तो इसीलिए जो लेंस है हमारा वो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। और वहीं कॉनकेव क्या होता है? दबी वाली सरफेस होती है। चाहे हम इधर से देखें तो ये देखो अंदर की तरफ दबी हुई सरफेस है, ये ऐसे दब रही है अंदर की तरफ। इधर से भी देखोगे तो ये अंदर की तरफ दबी हुई सरफेस है। तो दोनों सरफेस आपकी कॉनकेव सरफेस है। तो ये वाला जो लेंस हमारा होगा ये कॉनकेव लेंस होगा। अब ये बात नोट करने की कि जो लेंसेज हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी लाइट इनके आर पार निकल सकती है। मिरर्स के केस में हमने क्या देखा था? जैसे प्लेन मिरर हो गया, लाइट यहाँ टकराएगी, टकरा कैसे वापस चली जाएगी। या अगर हम कॉनकेव मिरर देख लें तो यहाँ भी लाइट टकरा के वापस जा रही थी। कॉन्वेक्स में देख लो, यहाँ भी लाइट टकरा के चली जाएगी। लेंसेज के केस में क्या होगा? लाइट इसको पार कर जाएगी, यहाँ भी पार कर जाएगी। हाँ, डायरेक्शन चेंज होता है लेकिन वापस नहीं आती। जैसे मान लो लाइट यहाँ पर आई तो कॉन्वेक्स लेंस से जब पास होगी तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगी। कॉनकेव लेंस से ऐसे जाएगी तो ये थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये ऐसे वापस नहीं आ रही, यहाँ पर लाइट इसके आर पार निकल जाती है। वैसे अगर रियल सेंस में बताऊं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। बस यही मान के चलना है कि लाइट आर पार पूरी की पूरी निकल जाएगी। लेट अस प्ले विद लेंसेज। कॉशन, अब ये डेंजरस होता है कि आप लेंसेज के थ्रू सन की तरफ देखो या कोई ब्राइट लाइट है, बड़ी तेज रोशनी आ रही है, अब लेंसेज के थ्रू आप उसको देख रहे हो, तो ये बहुत डेंजरस है। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि सनलाइट को आपको फोकस नहीं करना है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे। यानी अभी मैं आपको एक्टिविटी कराने वाला हूं, अब उसके देखा देखी आपने सोचा कि चलो अपने हाथ पे फोकस कराते हैं, तो जल जाएगा हाथ। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे और क्यों। एक्टिविटी 11.9। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये पीछे एक पेपर लगाया है मैंने। इस लेंस को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे जब तक कि एक ब्राइट स्पॉट हमको देखने को ना मिले, एक चमकदार रोशनी का निशान देखने को ना मिले। यहाँ देख सकते हो ये एक ब्राइट स्पॉट पेपर पे बनता हुआ दिख रहा है आपको। थोड़ी देर हम ऐसे ही इसको रखेंगे और देखना यहाँ पर क्या होता है। ये देखो पेपर बर्न करने लगा, धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, सन की जो लाइट थी उसको फोकस कर दिया यहाँ पर। तो लाइट के साथ साथ सन से हीट भी निकल रही है, वो हीट भी यहाँ पर फोकस हो गई। तो ज़्यादा हीट होने की वजह से ये पेपर बर्न करने लगा। अब चलिए इसकी जगह हम कॉनकेव लेंस का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ब्राइट स्पॉट बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस एक्टिविटी के अंदर यही चीज़ थी। आपसे पूछा जा रहा है डज द पेपर बिगिंस टू बर्न। तो हाँ, पेपर बर्न करने लगा था। तो पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस से ट्राई किया, ब्राइट स्पॉट भी बन रहा था, पेपर बर्न भी कर रहा था।
लेकिन जब हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया, डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? तो आंसर है नो। कॉनकेव के केस में हमको कोई ब्राइट स्पॉट देखने को नहीं मिला। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? तो इस बार ब्राइट स्पॉट आपको देखने को क्यों नहीं मिला? देखो रीजन सिंपल है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को फोकस करता है। जो लाइट इस पे पड़ेगी उसको एक पॉइंट पे लाके मिलाएगा। ये देखो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इसको थोड़ा हम समझते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? बेंड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मोड़ देना। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। जो लाइट कॉन्वेक्स लेंस में पड़ती है वो उसको कन्वर्ज कर देता है, अंदर की तरफ मोड़ देता है, दबा देता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखो ए वाली फिगर में लाइट ऐसे आ रही थी, जब कॉन्वेक्स लेंस से पास हुई तो इसने क्या किया, अंदर की तरफ लाइट को मोड़ दिया। ये ऐसे अंदर की तरफ मोड़ दिया और किसी एक जगह पे फोकस करा दिया। भाई देखो इतनी लाइट यहाँ पर आ रही थी, यहाँ आकर वही लाइट इतने में इसको दबा दिया। तो सीधी सी बात है, जब ज़्यादा लाइट यहाँ पर इसी जगह पड़ेगी तो रोशनी होगी। इसीलिए कॉन्वेक्स के केस में हमको ब्राइट स्पॉट देखने को मिल रहा था, क्योंकि ज़्यादा लाइट एक जगह पड़ रही थी। सनलाइट के साथ साथ सन की जो हीट है वो भी एक जगह फोकस हो रही थी, इसलिए पेपर हमारा बर्न करने लगा था। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस। कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब क्या है? बेंड्स आउटवर्ड। ये भी मोड़ता है लेकिन बाहर की तरफ। जैसे ये सनलाइट आई यहाँ पर, या कोई सी भी लाइट आई, जरूर नहीं कि सनलाइट ही हो, जब कॉनकेव लेंस से पास होगी तो इसे बेंड करेगा बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे मोड़ देगा। तो लाइट क्या होगी? फैल जाएगी। तो कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ मोड़ देता है, एंड इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारी लेजर लाइट है। अब इसके थ्रू मैं लेजर लाइट को पास कराता हूँ और आप देखना कि किस तरह से लाइट दूसरे साइड पड़ती है। ये देख सकते हो छोटी सी लाइट की डॉट पड़ रही है। अब इसकी जगह कॉनकेव लेंस का यूज करता हूँ और अब देखना, देखो जो लाइट का स्पॉट है वो बड़े साइज का है, यानी यहाँ पर जो लाइट है वो फैल जा रही है। अगर मैं लेंस को हटा लूं, देखो अभी लाइट ये है, लेंस को लगाने के बाद ये थोड़ा सा फैल गई। तो कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास होगी तो वो कन्वर्ज होगी, आके मिलेगी। जब लाइट कॉनकेव लेंस से पास होगी तो ये डाइवर्ज करेगी, फैलेगी। तो ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं तो ब्राइट स्पॉट हमको क्यों देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके रीजन में आप लिख सकते हो, बिकॉज कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इट डज नॉट फोकस द सनलाइट ऑन अ स्पॉट। किसी जगह फोकस नहीं करता ये। अब हमने मिरर के केस में देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख रहे थे तो इमेज का जो नेचर है, नेचर यानी वर्चुअल है कि इरेक्ट है, और जो उसका साइज है कि ऑब्जेक्ट से स्मॉल है कि लार्ज है, वो चेंज हो जा रहा था। इमेज का नेचर और साइज चेंज हो रहा था। क्या लेंसेज के लिए भी ये बात सही है? यानी लेंस के सामने भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखें और उसकी पोजीशन को चेंज करें तो किस तरह की इमेज बनेगी, उसका साइज क्या होगा, और पोजीशन चेंज करने से नेचर और साइज चेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये भी क्वेश्चन उठता है। तो चलिए इसको हम पता लगाते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 11.10। तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह से है कि ये देख सकते हो कैंडल है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। पीछे की तरफ हमने एक स्क्रीन लगाई हुई है और यहाँ पर नीचे देख सकते हो कुछ डिस्टेंसेस मैंने मार्क की है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50। अलग अलग पोजीशन पे इस कैंडल को यानी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे और स्क्रीन पे देखते हैं इमेज फॉर्म होती है कि नहीं, कैसी इमेज होती है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हमने कैंडल को लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। पीछे हमारी स्क्रीन है और इस स्क्रीन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि एक क्लियर इमेज हमको मिल सके। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखो अब ये धुंधली हो जा रही है, पीछे भी धुंधली हो जा रही है, बीच में एक पॉइंट आएगा जहां एकदम क्लियर इमेज मिलेगी, तो वही आपको सेट कर लेना है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका साइज देखो तो ये छोटी बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और 40 सेंटीमीटर पे रखते हैं। फिर से स्क्रीन को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, आगे धुंधली हो जा रही है, थोड़ा सा पीछे ही ले जाना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर ये क्लियर इमेज मिल रही है। यहाँ पर भी देख सकते हो इमेज स्मॉलर है और इमेज इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। स्क्रीन को फिर से एडजस्ट करेंगे, आगे धुंधली हो जा रही है यानी पीछे ही ले जाना पड़ेगा, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये क्लियर इमेज बन रही है। अब यहाँ पर देखो इमेज ऑब्जेक्ट की बिल्कुल साइज की बन रही है। फ्लेम हमारे कैमरे से करीब है इसलिए आपको साइज का आइडिया नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर मैं अपनी आईज से डायरेक्ट देख रहा हूँ तो दोनों का साइज इक्वल है। इमेज इन्वर्टेड बन रही है। यहाँ पर मैंने कैंडल को ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। टेबल छोटी थी इसीलिए सारा सेटअप मैंने इधर खिसका दिया है, लेकिन इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। अब स्क्रीन की तरफ देखो, इमेज देखो काफी बड़ी बननी है कि नहीं, और इन्वर्टेड बननी है।
ये यहाँ पर देखो इमेज हमारी स्क्रीन पे बननी है, इन्वर्टेड बननी है, लेकिन जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। मैं यहाँ थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूँ। हमारी जो फ्लेम का साइज है वो इतना बड़ा है। चलिए इमेज देखते हैं इसकी। इमेज उससे अच्छी खासी बड़ी है। अच्छा, एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, आना ही चाहिए कि सर ये बात तो ठीक है, यहाँ से लाइट निकली, लेंस से पार होते हुए यहाँ स्क्रीन पे इमेज बननी है, ठीक है, ये तो हमारी इमेज है, लेकिन ये दो ठो इमेज जो यहाँ पर लेंस पे बननी है ये क्या है? तो देखो ये जो इमेज बननी है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बननी है। अभी आप बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग सीख रहे हो लेंस वगैरह के बारे में। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे और सारी चीजें भी आप पढ़ोगे, वहां आप ये पढ़ोगे कि जैसे हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो बहुत सी लाइट तो इसके पार निकल जाती है, लेकिन ऐसी भी लाइट होती है जो टकरा के वापस आती है, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो जो लाइट यहाँ से पार निकल गई ये तो पीछे स्क्रीन पे इमेज बना देगी। कुछ लाइट रे यहाँ नीचे की सरफेस पे टकराई और ये रिफ्लेक्ट करके जो हमारी आंखों में आई, इसकी वजह से यहाँ एक इमेज बननी है। इसी तरह से वो लाइट रे जो ऊपर की तरफ इस लेंस पे फॉल करी और रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस आई, इसकी वजह से यहाँ भी एक इमेज हमको देखने को मिल रही है। तो अभी आपके लेवल पे इन दो इमेज को आपको निगलेक्ट कर देना है, यानी मान के चलो ये कोई इमेज बन ही नहीं रही है। ये हायर क्लासेस में जाओगे तब इनके बारे में स्टडी करोगे। अभी तो बस आपको ये फोकस करना है कि लेंस से लाइट पास होकर यहाँ इमेज बननी है, बस यही ध्यान देना है। अब इसको बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम ले आते हैं और इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पर अभी इमेज नहीं बननी है, आगे ले आए तो भी नहीं बनेगी और पीछे ले जाते हैं तो ये फिर से धुंधली हो जा रही है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है जहां पर हमको एक क्लियर इमेज मिले। यानी अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि हमको स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलने वाली। तो स्क्रीन पे नहीं मिलती है तो हम कहाँ ढूंढते हैं? मिरर या लेंस के अंदर, तो वहां देखते हैं। तो अब ये कैंडल को हमने लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो अब इधर से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेंस के पार हम देख सकते हैं ना, तो इस पार से देखते हैं। यहाँ पर आप इमेज का साइज देखो, ये काफी बड़ी बननी है कि नहीं। ऊपर से देखो ऑब्जेक्ट की फ्लेम कितनी बड़ी है और नीचे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा और करीब ले जाता हूँ, ये देख सकते हो इमेज काफी बड़ी बननी है। ये हमारी इमेज है, ये ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है। दोनों का साइज आप कंपेयर करो तो इमेज हमारी बड़ी बननी है। चलिए और करीब ले जाते हैं, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, और इरेक्ट बननी है, सीधी बननी है, लेंस में बननी है, इसीलिए ये वर्चुअल है। अच्छा, एक फ्लेम और साइड में आपको दिख रही होगी, वो रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है, तो उस पर ध्यान न दो। मेन जो हमको क्लियर विजिबल है वो कैंडल देखो। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा दी। आप कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर हम देख लेते हैं। अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हम रख रहे थे कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को, तो किस तरीके की इमेज ऑब्टेन हो रही थी, रियल या वर्चुअल? तो इमेज हमारी स्क्रीन पे बन रही थी, यानी इमेज कैसी होगी? रियल होगी। फिर हमने क्या किया, कैंडल की जो डिस्टेंस थी लेंस से उसको हमने वेरी कराया, चेंज कराया। तो जो कुछ भी आपको ऑब्जर्वेशन हुआ उसको आपको रिकॉर्ड करना है, जैसे कि आपने एक्टिविटी 11.7 में किया था, यानी वही टेबल के अंदर आपको फिल करना है। तो चलिए सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी, अब जस्ट हम फिल कर लेते हैं उसको। तो हमने क्या देखा था, जो ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा था तो इमेज हमारी छोटी बननी थी, इन्वर्टेड बननी थी और रियल बननी थी। 40 सेंटीमीटर पे ले आए तो भी यही कहानी हुई। जब उसको 30 सेंटीमीटर पे ले आए तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन इमेज इन्वर्टेड ही बननी थी और रियल बननी थी, यानी स्क्रीन पे हमको मिल रही थी। 20 सेंटीमीटर पे जो हमने रखा तो उस केस में इमेज हमारी लार्ज बनी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी थी, लेकिन इन्वर्टेड बननी थी, स्क्रीन पे मिल रही थी तो रियल बननी थी। फिर जब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आए तो हमने स्क्रीन को इधर उधर किया, लेकिन इमेज कहीं नहीं बननी थी। तो फिर हमने लेंस के थ्रू देखा तो वहां पर हमको लेंस में इमेज बनती हुई दिख रही थी, और उसका साइज क्या था, ऑब्जेक्ट से बड़ी बननी थी, लार्जर बननी थी, इमेज सीधी बननी थी, इरेक्ट, और स्क्रीन पे नहीं मिल रही थी हमको, लेंस में ही दिख रही थी, इसलिए क्या होगी, वर्चुअल होगी। 5 सेंटीमीटर पे भी यही कहानी थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बननी थी, इरेक्ट बननी थी और वर्चुअल बननी थी। ये तो कहानी हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। अब बूझो कह रहा है, इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फॉर्म बाय अ लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज को हम ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है और लेंस हमारा ये है, तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड से, यानी दूसरे साइड से, इधर से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर इस लेंस पे बनने वाली जो इमेज है वो हमको दिखाई देगी। और ये कब हो रहा था, जो ऑब्जेक्ट को हम काफ़ी करीब रख रहे थे लेंस से, तब स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं हो रही थी, तो हम दूसरे साइड से देख रहे थे लेंस के आर पार, तो लेंस पे हमको इमेज बनती हुई दिख रही थी। तो ऐसा ही कुछ हमने देखा था। ए वाले में देखो, इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो ये हमारी कैंडल इस तरह थी, यहाँ पर ये लेंस है, पीछे हमारी स्क्रीन है, तो इमेज इस तरह से बन रही थी। फिर जब हम काफ़ी करीब इसके ले गए तो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं हो रही थी, फिर हमको लेंस के आर पार हम देखना पड़ रहा था, तो पीछे यहाँ पर ये हमको दिख रहा था। अब आपसे पूछा जा रहा है, डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये मैंने आपको दिखाई दिया था कि हाँ, ऐसी पोजीशन थी जब काफ़ी करीब रख रहे थे तो वहाँ पर हमको इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिल रही थी।
क्या ये इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है? तो नहीं भाई, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही थी। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल होगी। दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। यानी एक बात यहां से पता चल गई कि मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस अगर ऑब्जेक्ट के काफी करीब रखा जाए तो बड़ी इमेज हमको देखने को मिलती है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हो तो क्या करते हो? ऑब्जेक्ट के एकदम करीब ले जाते हो ग्लास को कि नहीं, कि दूर से ही देखते हो? करीब ले जाना पड़ता है। तो जब करीब ले जाओगे तो सीधी इमेज दिखेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेज को भी इसी तरह से हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। अब ये देखो कॉनकेव लेंस मैंने लगा दिया है। ये हमारी कैंडल है जो कि अभी 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी है। अब स्क्रीन लगा के हम देखते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है। ये स्क्रीन हमने लगा दी और होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से कैंडल से लाइट निकलती और लेंस से पास होके यहाँ कहीं इमेज बननी चाहिए। स्क्रीन देखो मैं आगे पीछे ले जा रहा हूँ, कहीं कुछ लग ही नहीं रहा कि बनेगी कोई इमेज, धुंधली वाली भी नहीं बननी है। अच्छा, अगर कैंडल को हम आगे ले जाएं, देखो मूव कराते चले जा रहे हैं, आगे लेते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ये हमारी इमेज नहीं बन रही है। फिर से स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं, नहीं, स्क्रीन पे हमारी इमेज ऑब्टेन नहीं हो रही है। स्क्रीन पे नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है इस केस के अंदर हमारी रियल इमेज तो बनेगी नहीं। तो स्क्रीन अब हटा देते हैं, तो हो सकता है लेंस में हमारी इमेज बन जाए। चलिए देखते हैं। अभी हमने कैंडल को 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है और लेंस के थ्रू आप देख सकते हो कि इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज को आप कंपेयर कर सकते हो। इमेज हमारी छोटी बन रही है, लेंस में बन रही है, इसका मतलब ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज की है। कैंडल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अब ले आते हैं। अभी भी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। और आगे बढ़ाते हैं, फिर से आप देख सकते हो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। ये अब हम 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले आए। फ्लेम देखो, आइडिया लग रहा होगा कि इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। अब ये ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले आए हैं। लेंस के थ्रू देखते हैं ये इमेज, देखो दोनों को कंपेयर करो, साइज अभी भी छोटा है इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अब फाइनल पोजीशन जो हमारी 5 सेंटीमीटर वाली है बिल्कुल यहाँ ले आते हैं। ऑब्जेक्ट है ये, लेंस के थ्रू आप इमेज देख सकते हो, अगेन वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। साइज के बारे में आप क्या कहोगे? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा ये हल्का सा डिफरेंस है। इमेज हमारी थोड़ी सी छोटी बन रही है। तो आपने देख लिया हर केस में इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। एक और पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज काफी छोटी बन रही थी, जैसे जैसे हम करीब लेते आए इमेज थोड़ी बड़ी होती गई, लेकिन हर केस में ये ऑब्जेक्ट से छोटी ही थी। जैसे मैं इसको और थोड़ा दूर ले जाऊं तो अब देखते जाना इसकी इमेज देखो कैसे छोटी होती चली जाती है। ये देखो हम करीब लेते आएंगे तो इमेज बड़ी होती चली जाएगी, दूर ले जाएंगे तो इमेज छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बननी है और ऑब्जेक्ट से छोटी बननी है। तो जब कॉनकेव लेंस के लिए आप टेबल बनाओगे तो साइज के बारे में बात करेंगे तो सब में स्मॉलर आएगा, हमेशा इरेक्ट बननी है, हमेशा वर्चुअल बननी है। ये सारी चीज मैंने आपको दिखा दी। तो यहाँ आकर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। 11.6 सनलाइट, वाइट और कलर्ड। अब जो सनलाइट है यानी सूरज की जो रोशनी है वो वाइट होती है या कलर्ड होती है, यानी कई सारे कलर से मिलके बनी होती है। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्या कभी आपने रेनबो को देखा स्काई में? तो अगर आपने देखा होगा तो ये चीज नोटिस की होगी कि रेनबो कब बनता है? अपीयर्स यूजली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। आमतौर से रेनबो बारिश के बाद बनता है, जब सन की जो पोजीशन है स्काई में वो लो हो, यानी सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, सूरज बहुत ऊपर ना हो, तभी रेनबो आमतौर से बनता है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। तो रेनबो किस तरह से दिखता है? आर्क शेप का होता है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये रेनबो बन रहा है तो इसका शेप क्या है? आर्क शेप का है। अभी आर्क क्या होता है? सर्किल के पार्ट को हम आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़े की हम बात कर लें तो ये पूरा एक आर्क होगा। अगर सिर्फ आर्क को इसके ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सर्किल के पार्ट को हम आर्क कहते हैं। ये ऐसे कर्व शेप का होता है। अगर इसको पूरा बना दें तो एक सर्किल बन जाएगा। अब आप बताओ रेनबो के अंदर कितने कलर होते हैं? जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, यानी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग हम नहीं समझ सकते, क्योंकि देखो होता ये है ना कि ऐसा नहीं होता कि एक कलर है उसके बाद दूसरा कलर है। यानी जैसे मैं यहाँ पर येलो कलर बना दिया, उसके नीचे ये ग्रीन हो गया, फिर येलो के ऊपर आपका ऑरेंज हो गया। तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रही है।
आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि ग्रीन वाला पार्ट बस यहाँ तक है, येलो वाला पार्ट बस यहाँ तक है, ऑरेंज वाला बस यहाँ तक है। रेनबो के केस में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ये अलग अलग कलर दिखे। बाउंड्री पे ये कलर एकदम मिक्स हो जाते हैं, यानी यहाँ से ग्रीन ऐसे खत्म होते होते येलो में चेंज हो जाता है, फिर येलो ऐसे हल्का होते यानी ऑरेंज में बदलते बदलते फिर ये ऑरेंज में इस तरह से बदल जाता है। जैसे यहाँ रेनबो की इमेज में आप देख सकते हो ये कलर बिल्कुल अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। खैर, तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि रेनबो के अंदर हमारे 7 कलर्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब पहली यहाँ क्वेश्चन पूछ रही, डज दिस मीन दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? क्या इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, यानी उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं? देखो, सन से जो लाइट निकलती है उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, तो सन लाइट या हम कह सकते हैं जो व्हाइट लाइट है, क्या वो 7 कलर से मिलकर बनी है? तो भाई रेनबो कैसे बनता है? रात में तो बनता नहीं, दिन में ही बनता है जब सूरज की रोशनी हो। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सूरज निकला होना चाहिए तभी रेनबो बनेगा, तो इसका मतलब रेनबो बनने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। उसी सनलाइट की वजह से रेनबो बना जिसके अंदर 7 कलर्स थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सनलाइट है यानी जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं? तो इसका आंसर है यस। अभी आगे हम इसका प्रूफ देखेंगे कि हम ऐसे बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन एक आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई रेनबो कब बनना था? जब सनलाइट थी, और यहाँ पर हमको कई कलर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वही जो सनलाइट है वो कई कलर से मिलकर बनी होगी। और रेनबो में क्या हुआ होगा, उसकी जो लाइट है वो अलग अलग हो गई होगी, स्प्लिट हो गई होगी। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। तो साबुन के बुलबुले आपने उड़ाए होंगे, तो उन बबल्स को, उन बुलबुलों को आपने देखा होगा, तो कैसे दिखे आपको? कलरफुल होते हैं कि नहीं? ये देख सकते हो यहाँ पर ये सोप बबल्स हैं जो कि उड़ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको कई सारे कलर्स दिख रहे होंगे, कलरफुल से ये होते हैं। तो ये कलर कहाँ से आता है? इसी तरीके से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम शॉर्ट में सीडी कहते हैं, तो सीडी के सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो भी बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो सीडी की इमेज बनी है, कई सारे कलर्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे। नहीं तो यहाँ पर ये इमेज देखो, यहाँ भी आपको कई सारे कलर्स दिख रहे होंगे। जैसे ये वाले सीडी की मैं बात करूँ तो यहाँ ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, इधर साइड रेड, पिंक, इस तरह से कई सारे कलर दिख रहे हैं। On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? तो ये सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे रेनबो की बात कर लें, सो बबल की बात कर लें, सीडी की बात कर लें, यहाँ हमने ये देखा कि जब लाइट इस पर पड़ रही है तो कई सारे कलर बनते हुए दिख रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी है, कि जब सनलाइट इन पर पड़ रही है तो वहाँ पर हमको 7 कलर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होगी। तो देखो, हाँ, ये बात समझ तो आ रही है, लेकिन फिर भी साइंस में किसी भी बात को मानने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत पड़ती है कि हाँ बिल्कुल ये प्रूफ है। कि हमको जब तक प्रूफ नहीं मिलता कि हाँ देखो ये है, एकदम क्लियर बात अब समझ में आ रही है, तब तक उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो चलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 11.11। आपको एक ग्लास प्रिज्म ले लेना है। अभी ग्लास प्रिज्म क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म भी कई टाइप का होता है, यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ऐसे फ्रंट से देखोगे तो आपको ये ट्रायंगल शेप दिखेगा, लेकिन ये 3D में होता है। इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊँ अगर, ये देखो, ये ऊपर उठाया, देखो इस तरह से नीचे होता है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको हम घुमाएंगे तो 3D में ये इस तरह से दिखेगा। बाकी सारा बजट मिरर और लेंसेज में खर्च हो गया था, तो प्रिज्म में नहीं ले पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो प्रिज्म आपने देख लिया। Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of prism। आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्रिज्म है तो इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो। एक पतली सी सनलाइट एक छोटे से होल से, जो कि विंडो में या कहीं पर भी हो सकता है, एक डार्क रूम के अंदर इंटर करे और इस प्रिज्म के एक फेस पे फॉल करे। जैसे यहाँ देख सकते हो ये इमेज आपको बनी है, एक छोटे से होल से सनलाइट डार्क रूम के अंदर इंटर करे, प्रिज्म के एक सरफेस पे, ये वाली जो सरफेस है यहाँ पर ऐसे जाए एक फेस पे। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन। अब इस प्रिज्म से पास होकर लाइट बाहर भी तो निकलेगी, तो जो लाइट बाहर निकल रही है उसको व्हाइट शीट ऑफ पेपर या वॉल पे फॉल होने दो। यानी सामने की तरफ यहाँ व्हाइट शीट ऑफ पेपर लगा दो या कोई वॉल हो, तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तब देखना वहां पर क्या होगा। वॉट डू यू ऑब्जर्व? डू यू सी कलर सिमिलर टू दोस इन रेनबो? क्या वैसे ही कलर आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि रेनबो के अंदर होते हैं? तो चलिए इसको मैं आपको एनिमेशन से भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रिज्म है, एक छोटा सा होल हमने साइड में रखा है जिससे कि सनलाइट आए और इधर वाली जो सरफेस है उसके थ्रू इस प्रिज्म के अंदर इंटर करे। तो देखना जब ये इसके अंदर इंटर करेगा और फिर ये बाहर निकलेगा तो आपको कई सारे कलर्स दिखेंगे। ये देखो, ये हमारी लाइट आई, अभी तो ये हमारी व्हाइट लाइट है जो सन से आ रही है, लेकिन जब प्रिज्म के अंदर इंटर करेगी और फिर बाहर निकलेगी तब देखना, ये देखो कई सारे कलर्स के अंदर ये स्प्लिट हो गई, बढ़ गई।
बेसिकली रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इन सारे कलर्स के अंदर ये जो व्हाइट लाइट है हमारी वो स्प्लिट हो गई। तो प्रिज्म के अंदर तो हमारी व्हाइट लाइट इंटर करी थी, वही जो सनलाइट थी, तो जो लाइट इंटर करेगी वही ना बाहर निकलेगी। प्रिज्म के अंदर कोई और सिस्टम तो है नहीं लाइट बनाने वाला। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और वो प्रिज्म या इसी तरह के कई और सिस्टम्स होते हैं, उनके थ्रू जब पास होती है तो उसकी जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके सातों अलग अलग जो कलर्स है जिनसे मिलके वो बनी थी वो दिखने लगते हैं। अब पहेली यहाँ पर कुछ बात कह रही है। पहेली वांट्स टू टेल यू दैट यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। कह रही है आप रेनबो तभी देख सकते हो जब आपकी जो बैक है, आपकी जो पीठ है, वो सन की तरफ हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से खड़े हो और ये आपकी आंख है, इधर साइड देख रहे हो, और सन आपका यहाँ पीछे की तरफ हो, तो रेनबो आपको यहाँ बनते हुए दिखेगा। इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बेसिकली होता ये है कि यहाँ से जो सनलाइट निकलती है, अब वो जब बारिश होती है तो वाटर की ड्रॉपलेट कुछ स्काई में होती है, उनसे पास होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो फिर उसके बाद इस तरह से करके आपकी आंखों तक वो लाइट पहुँचती है, तो यहाँ रेनबो बनते हुए आप देखते हो। तो वो पूरा फिनोमेना समझने के लिए आपको और सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन क्या सारी है, तो वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना पॉइंट याद रखना कि सूरज आपकी पीठ की तरफ होगा तो ही सामने की तरफ आपको रेनबो दिखेगा, यानी सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा। अपोजिट साइड में दोनों एक दूसरे के रहते हैं। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि हाँ, जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। अब एक एक्टिविटी मैं अपने तरफ से आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरे में थोड़ा सा पानी ले लो और फिर इसके अंदर एक प्लेन मिरर को थोड़ा तिरछा करके डाल दो। फिर सामने की तरफ एक स्क्रीन लगाओ और मिरर को, स्क्रीन को एडजस्ट करो, तो कुछ कलर पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। यानी जब सनलाइट उस वाटर से होते हुए मिरर पे टकराएगी, फिर टकरा के वापस वाटर से होते हुए बाहर निकलेगी, तो इस सारे प्रोसेस में होगा ये कि सनलाइट के जो 7 कलर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। कई सारे कलर्स बने हैं ना, तो ये सनलाइट के ही कलर हैं। तो यहाँ से भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। द सनलाइट इज सेड टू बी अ वाइट लाइट। तो सनलाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं। तो वाइट लाइट क्या है? ऐसी लाइट जो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो सनलाइट भी 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई थी, बढ़ गई थी, तो हम कह सकते हैं सनलाइट भी एक तरह की वाइट लाइट है। This means that the white light consists of 7 colors. Try to identify the colors and write their name in your notebook. तो कलर्स तो हमने सारे बता ही दिए थे आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स है, पीछे लिखा हुआ है, वहां से नोट कर सकते हो। तो यहाँ से एक बात तो ये समझ में आई कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो जब वो जैसे प्रिज्म से पास हुई तो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जिन 7 कलर से मिलकर बनी है, अगर उनको हम मिलाएं, मिक्स करें, तो व्हाइट बन जाना चाहिए। व्हाइट 7 कलर से मिलके बना है, तो 7 कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट मिलना चाहिए हमको। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट अ व्हाइट लाइट? लेट्स ट्राई। तो उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी 11.12। एक आप गोल सा कार्डबोर्ड डिस्क लो जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर की हो, जैसे ये आपको नीचे बना हुआ है। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स। 7 पार्ट्स के अंदर आपको इसको बांट देना है। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट एज शोन इन फिगर 11.31a। तो जैसे नीचे आपको यहाँ दिया हुआ है, रेनबो के जो 7 कलर हैं, उन्हीं कलर से एक एक सेगमेंट को, एक एक टुकड़े को आपको रंग देना है। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर पेपर्स ऑन दिस सेगमेंट। कलर पेपर्स भी आप पेस्ट कर सकते हो। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। डिस्क के बीच में एक छोटा सा होल कर दो। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ रिफिल ऑफ बॉल पेन। एक बॉल पेन की रिफिल निकाल लो और वही उस होल के अंदर डाल दो। ये इस तरह से देखो आप फिक्स कर दो। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली। इस तरह से आपको फिक्स करना है कि एकदम टाइट ना रहे, उस पर वो घूम सके। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट। दिन की रोशनी में, यानी जब सूरज की रोशनी हो, धूप हो, तो उस समय आप इसको रोटेट करो। बिल्कुल धूप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सूरज निकला होता है तो हमारे आसपास सब जगह सूरज की ही रोशनी होती है। तो सूरज की रोशनी हो, दिन का टाइम हो, तो उसमें इसको रोटेट करना है खूब स्पीड से। When the disc is rotated fast, the color get mixed together and the disc appears to be whitish. जब तेज डिस्क घूमेगी तो होगा क्या कि सारे जो कलर हैं वो मिक्स हो जाएंगे, और जब ये 7 कलर मिक्स होंगे तो ये डिस्क हमको व्हाइट कलर की दिखने लगेगी। Such a disc is popularly known as Newton's disc. तो इस तरह की डिस्क को हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जब घूम रहा है तेजी से तो व्हाइटिश कलर का आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ पर एनिमेशन से मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ भी मैंने एक डिस्क बना ली है जिसके अंदर 7 सेगमेंट्स बना दिए हैं, रेनबो के कलर से इसको कलर कर दिया है। अब ये घूमेगा तो देखना, जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ये धीरे धीरे करके आपको व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। ये देखो, ये घूमते घूमते तेज जब घूम रहा है तो एकदम लगभग व्हाइट कलर का हो गया।
अच्छा, ये चीज़ कैसे वर्क करती है? ये चीज़ तो समझ गया हो कि भाई जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो व्हाइट लाइट को हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो 7 कलर्स मिलेगा। 7 कलर्स को मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे तो व्हाइट लाइट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमको ये जो डिस्क घूम रही है तो हमको व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है? यहाँ पर तो सातों कलर हमारे अलग अलग बने हुए हैं, ये मिक्स कैसे हो रहे हैं? तो देखो, कोई भी चीज़ आपको दिखाई कब पड़ती है? लाइट उस पर पड़ती है, हमारी आंखों में जाती है तो हमको वो चीज़ दिखती है। रेड वाले पोर्शन की हम बात कर लें तो लाइट यहाँ पड़ी, हमारी आंख में गई तो हमको दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर। अब जब डिस्क रोटेट कर रही, मान लो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो हो क्या रहा है? यहाँ से लाइट निकली, तुरंत ये वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट था ये यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से भी लाइट निकली। यानी इसी जगह से अभी रेड निकली थी, उसके थोड़ी ही देर में जब ऑरेंज वाला हिस्सा यहाँ पहुंच गया घूम के, तो यहाँ से ऑरेंज लाइट निकली। फिर थोड़ी ही देर में ये येलो वाला भी यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से येलो कलर की लाइट भी निकलेगी, फिर ग्रीन निकलेगी, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। यानी एक के बाद एक बहुत थोड़े ही टाइम इंटरवल के अंदर ये सारी लाइट हमारी आंखों में जाएगी। तो होगा क्या, हमारा जो ब्रेन है उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं? अभी इतनी सारी लाइट एक साथ पहुंच जाएंगी, यानी एक के पीछे एक एकदम बहुत कम ड्यूरेशन में पहुंच जाएंगी, तो ब्रेन इनको अलग अलग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि हाँ ये अलग अलग लाइट आ रही है। उन सबको मिक्स करके समझेगा। जैसे मान लो कोई बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है तो आप नहीं समझ पाते ना, कहते यार आराम से बोलो, इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, सारे वर्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं। उसी तरह से कलर्स का भी है कि जल्दी जल्दी अलग अलग कलर्स हमारी आंखों में जाएंगे तो हमारा ब्रेन सब मिलाकर एक ही मानेगा उसको कि हाँ ये सारे मिलाकर एक ही कलर है। तो इस तरह से जो 7 कलर्स है वो मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो हमको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। इसीलिए जब ये घूम रहा है तो धीरे धीरे ये फिर व्हाइट कलर का हमको लगभग व्हाइट कलर का दिख रहा है। अब पहेली के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। उसने एक छोटा सा लट्टू बनाया है विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट। When the top rotates, it appears nearly white. इसने क्या कर दिया, पेंसिल ऐसे बीच में लगा दी। अब पेंसिल को ऐसे ऊपर पकड़ के घुमा रही है तो लट्टू की तरह ही घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो सातों कलर इस तरह से मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये जो डिस्क है व्हाइट कलर की देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप भी करके देख सकते हो। तो ये था इस टॉपिक के अंदर मेन चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि सनलाइट हमारी 7 कलर से मिलकर बनी होती है। यही 7 कलर्स जब स्प्लिट होते हैं, बढ़ते हैं, तो हमको अलग अलग रेनबो के फॉर्म में, सीडी पे, बबल्स में देखने को मिलते हैं। अगर इनको मिक्स कर देंगे इन 7 कलर्स को तो हमको फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइजीज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।